बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू के अंदर आज हम बात करने लगे हैं जी पॉलिटिकल साइंस की। और पॉलिटिकल साइंस का जो हमारा टॉपिक है वो है जी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स। और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स के अंदर हम पार्ट फर्स्ट जो है इसको डिस्कस करेंगे आज। और हम देखेंगे कि भाई वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स के अंदर जो है वो किन किन फ़िलासफ़र्स ने जो है वो क्या क्या काम किया और क्या क्या जो उनके बेसिक थॉट्स थे, पॉलिटिकल थॉट्स या सियासी ख़यालात जो थे वो क्या थे। अब पार्ट फर्स्ट जो है इसके अंदर हम फर्स्ट 10 फ़िलासफ़र जो हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम मज़ीद जो 10 फ़िलासफ़र्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। यानी कि हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स के अंदर 20 टोटल जो फ़िलासफ़र्स हैं उनको हम डिस्कस करते चले जाएंगे, ठीक है। और ये वो 20 हैं जो कि हर लिहाज से, चाहे एग्ज़ाम के लिहाज से बात की जाए या जनरल बात की जाए, तो यही वो फ़िलासफ़र्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो कि 80% टाइम जो है वो डिस्कस होते हैं, यही फ़िलासफ़र्स जो हैं वो डिस्कस होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहली बात आपने जानना है कि एक दो चीज़ों को आपने समझना है। सबसे पहले कि अगर हम बात करें वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स की, उन लोगों के लिए जो नहीं जानते या पॉलिटिकल साइंस में नए हैं उनके लिए कुछ बातें हैं। तो देखिए, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स को हम नॉर्मली क्या कहते हैं जी, मगरबी जो है वो सियासी सोच क्या है। तो एक तो मगरबी सियासी सोच, दूसरा इसको हम जो है वो कह सकते हैं जी गैर मुस्लिमों की, ठीक है। यहाँ पे गैर मुस्लिमों से मुराद ये है कि क्योंकि हम डिवीजन यूँ करते हैं कि इस्लामिक पॉलिटिकल थॉट्स और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स। अब देखिए, एक साइड पे अगर इस्लामी हैं, ठीक है, जिसको हम ईस्टर्न नहीं कहते, हम ये नहीं कहते कि भाई ईस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स, ठीक है, हम उन्हें क्या कहते हैं, इस्लामिक पॉलिटिकल थॉट्स, और दूसरा हम कहते हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स। तो इस वजह से वेस्टर्न को मतलब हम गैर मुस्लिम हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनके फ़लसफ़े को हम यहाँ पे बयान करते हैं। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं वो सारे के सारे तकरीबन आलमोस्ट जो हैं वो गैर मुस्लिम ही है, तो उनकी फ़िलासफ़ीज़ को वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स कहा जाता है, ठीक है। दूसरा ये कि हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में जो है वो बात नहीं करेंगे। डिटेल में बात क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि एक एक फ़िलासफ़र के ऊपर अगर बात की जाए तो शायद एक एक घंटा भी कम हो। तो हम यहाँ पे ब्रीफली जो है इनको डिस्क्राइब करेंगे और इनकी जो है ना वो देखेंगे फंडामेंटल थॉट्स क्या थे जो आपको हेल्प करेंगे। एक किस्म का एग्ज़ाम क्रैम सीरीज़ आप इसे कह लें कि आप इसको अगर समझते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा जो है हेल्प मिल जाएगी जल्दी से, कम टाइम के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ बातें आपने समझनी हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि पॉलिटिकल थॉट्स जो हैं वो किसके ऊपर बेस करते हैं, तो याद रखिएगा कि हमेशा जो भी फ़िलासफ़र रहा, उस फ़िलासफ़र की जो फ़िलासफ़ी है, यानी वो जो फ़लसफ़ा जो वो बयान करता है, वो उस अपने टाइम के हिसाब से बयान करता है। देखिए, उसके दिमाग में क्या है, वो दिमाग में क्या है ये वही जानता है, और वही वो पेपर के ऊपर एक्सप्लेन करता है। अब जो दिमाग के अंदर है उसके ऊपर उसके वक्त का जो है बहुत ज़्यादा असर होता है। अब जैसे हम अगर बात करते हैं रेनेसेंस के जो 13 to 16 सेंचुरी के फ़िलासफ़र्स थे, तो उनकी थॉट्स कुछ और थे, ठीक है। इसी तरह से जो फ्रेंच रेवोल्यूशन की अगर हम बात करें, उस टाइम पे जो फ़िलासफ़र्स थे तो उनके थॉट्स उसके अकॉर्डिंगली थे, तो उन्होंने उसी के अकॉर्डिंगली जो है एक्सप्लेन किए। फिर यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट बात आप ये समझिएगा कि आप अगर मुख्तलिफ़ वीडियोज़ देखेंगे या मुख्तलिफ़ बुक्स आप पढ़ेंगे, तो वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ थॉट्स के अंदर यानी 20 to 30% आपको महसूस होगा कि वो डिफरेंट एक्सप्लेन कर रहे हैं एक दूसरे से। उसकी वजह ये हरगिज़ नहीं कि उनके नॉलेज की कमी है, उसकी वजह ये है कि हर बुक में जो है वो कहीं ना कहीं आपको डिफरेंस दिखाई देगा, क्योंकि हर एक ने अपने हिसाब से उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। 80% तक तो बेसिक थॉट्स वही हैं, लेकिन जो कुछ डिफरेंस करते हैं एक दूसरे से, तो वो उसकी वजह यही है कि हर एक अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट करता है। फ़िलासफ़र ख़ुद तो 18th सेंचुरी का फ़िलासफ़र जो है वो जाग के आएगा नहीं, वो एक्सप्लेन करेगा कि भाई मैंने ये बात कही, आपने इसको गलत एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो इसलिए आपने उसमें कंफ्यूज नहीं होना हरगिज़, क्योंकि 80% तकरीबन चीज़ें सबकी सेम ही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स के अंदर जी सोक्रेटिस की या सुकरात साहब की। अब देखिए, यहाँ पे आपने एक बात समझनी है कि बहुत सी बुक्स आपको मिलेंगी जिन बुक्स के अंदर सुकरात को एज ए पॉलिटिकल फ़िलासफ़र डिस्कस नहीं किया गया, ठीक है। बहुत सी बुक्स मिलेंगी जहाँ पे डिस्कस किया गया, लेकिन बहुत सी बुक्स में सुकरात को पॉलिटिकल फ़िलासफ़र नहीं माना जाता, बल्कि सिर्फ फ़िलासफ़र माना जाता है, ठीक है। फ़िलासफ़र मतलब द लव ऑफ विजडम, जो कि अक्ल से प्यार करते हैं या फिर जो इल्म से प्यार करते हैं नॉर्मली, ठीक है। इल्म से जिन्हें मोहब्बत है तो उनको फ़िलासफ़र्स कहा जाता है। तो फ़िलासफ़र्स वो थे जिन्होंने अपने ज़माने को नई चीज़ें दी, नई सोच दी,
ठीक है, नई अकल दी, नई डिबेट्स दी, सबसे इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि अगर सोक्रेटिस ने एक बात जो है अपने टाइम के अंदर एक्सप्लेन कर दी तो वो वहीं पे जो है स्टार्ट होगी, बल्कि उसने एक बहस जो है वो स्टार्ट कर दी कि वो बहस जो है आगे जाके उस पर कुछ ना कुछ जो है वो काम हुआ। तो इसका मतलब ये अपने ज़माने के अक्लमंद या ज़हीन तरीन लोगों में से थे। तो उसमें सोक्रेटिस जो है इसको नॉर्मली कहा जाता है जी फादर ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी, यानी कि ये अबू जी थे वेस्टर्न फिलॉसफी के, ठीक है। इनको बाप माना जाता है वेस्टर्न फिलॉसफी का, क्योंकि इतना लाइक बंदा था। और ये क्या कहा करता था जी, वन थिंग ओनली आई नो दैट इज़ आई नो नथिंग, कि मैं एक ही बात जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। अब आप महसूस कीजिए कितनी गहरी बात है ये, कि मैं की बात जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। तो इसका मतलब जब एक बंदा खुद ये कह रहा है कि मैं कुछ नहीं जानता, तो हम उसके नॉलेज का कैसे अंदाज़ा लगाएंगे कि उसकी नॉलेज की कितनी डेप्थ है और वो कितना कुछ जानता है। ऐसा ही है ना। तो इसलिए ये कहा करता था कि भाई मैं कुछ नहीं जानता, तो मैं यही बात जानता हूँ। अपने इल्म को ऐसा नहीं कि कभी कहा हो कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, बहुत जानने वाला हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं था। स्टोन कटर था, यानी कि पत्थर तराश जो होते हैं, उस ज़माने में ये एक बहुत बड़ा हुनर था कि जो स्टोन्स थे उनको काट के जो है मुजस्मे बनाए जाते थे बड़े बड़े। तो ये भी एक स्टोन कटर था और अच्छी खासी हेल्दी बॉडी रखता था, क्योंकि नॉर्मली हम ये मानते हैं कि फ़िलासफ़र्स बड़े कमज़ोर लोग होते हैं, तो ऐसा हरगिज़ नहीं। जंगों में भी शिरकत किया करता था। और सुकरात के जो वालिद साहब थे वो भी स्टोन कटर थे, क्योंकि उस ज़माने का फेमस काम ही ये था, ठीक है। और जो माँ थी वो मिडवाइफ या दाइया थी, ठीक है। अब दाइया मतलब बच्चे को जो जन्म देती हैं। तो सुकरात हमेशा ये कहा करता कि भाई मैं खुद से कुछ भी नहीं कहता, बल्कि मैं क्या करता हूँ कि मैं दूसरों के नए ख़यालात को जन्म देता हूँ। बात को समझ रहे हैं? क्या कहता कि भाई मैं खुद से अपने ख्यालात को दूसरों को नहीं बताता, बल्कि मैं दूसरों की हेल्प करता हूँ। किस चीज़ में हेल्प करता हूँ? कि उनके जो थॉट्स उनके दिमाग में अटके हुए हैं उनको दूँ। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मेरी माँ बच्चे को जन्म देती है, मैं नए ख्यालात को जन्म देता हूँ, इसका ये कहना था, ठीक है। तो डायलेक्चुअल मेथड या क्लासिकल सोक्रेटिस मेथड जो है उसको कहा जाता है नॉर्मली कि भाई दो लोगों के बीच में डायलॉग्स होते हैं कि पर्सन ए है और यहाँ पे पर्सन बी है। अब पॉलिटिकल साइंस पे तो हम इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ये फिलॉसफी का टॉपिक है, लेकिन आपको थोड़ा समझाता चलूँ कि अब जैसे अगर यहाँ पे पर्सन ए है, ये कोई भी शख्स हो सकता है, और पर्सन बी के अंदर जो है वो सुकरात साहब मौजूद हैं। सुकरात साहब बाज़ार गए, रास्ते में चलते चलते पर्सन ए ने मिला, ठीक है, कोई भी हो सकता है। तो उससे पूछा भाई बताओ नेकी क्या है, ठीक है। उसने आगे से आंसर किया कि भाई नेकी जो है वो नेक काम करना है। तो अब आंसर आया तो उस आंसर को दोबारा से सुकरात ने पलटा, अच्छा नेक काम क्या है, नेकी क्या है, नेक काम करना, तो नेक काम क्या है। ये डिबेट चलती रहेगी, आखिर में जो आंसर आएगा, ठीक है, इनिशियल आंसर जो एंड का होगा, तो उसको हम वो क्या कहेंगे, एंड का आंसर उसको ये कहेगा कि भाई ये जो है एक्चुअली में ये इसका आंसर है। और ये कहाँ से आया, ये डायलेक्चुअल मेथड से आया, ये पूरी पूरी डिबेट से आया। तो बिल्कुल नए थॉट्स जो है वो पैदा किए सोक्रेटिस ने या सुकरात ने, ये इसका मानना था। अच्छा, सोफिस्ट से बहुत ज़्यादा मुतासिर था। अब सोफिस्ट जो नहीं जानते, सोफिस्ट आप कह लें, इन्हें फ्री थिंकर कह लें या टीचर कह लें उस ज़माने के, ठीक है। ये वो थे जो पैसे लेके पढ़ाया करते थे अमीर लोगों को, क्योंकि उस टाइम पे फ़िलासफ़ी या जो नॉलेज था वो अमीर लोग ही लिया करते थे, गरीब जो हैं वो नॉलेज नहीं ले सकते थे उस ज़माने में, ठीक है। तो अमीर लोग लिया करते थे, तो ये सोफिस्ट को हायर किया करते। दूसरा, सोफिस्ट वो लोग थे जिन्होंने एक नई सोच जो है वो उस ज़माने को दे दी थी। ये फ्री थिंकर थे, ये जगह जगह जाते, तकरीरें करते, स्पीचेस देते, लोगों को बोलना इन्होंने सिखाया, इन्होंने यानी लोगों को शऊर दिया, इनलाइट किया सोफिस्ट ने, ठीक है। ये कुछ ही अरसा रहे, उसके बाद गायब हो गए, लेकिन इनसे बहुत ज़्यादा मुतासिर था, ठीक है जी। और नॉलेज जो है इसको बहुत ज़्यादा अहमियत देता है सोक्रेटिस कि भाई इल्म जो है ये बहुत ज़्यादा अहम चीज़ है, और इल्म को ही जो है इसी वजह से ये कहता है कि नॉलेज इज़ वर्च्यू, ठीक है। यहाँ पे सोक्रेटिस क्या कहता है जी कि नॉलेज इज़ वर्च्यू, कि इल्म जो है वो नेकी है। कि नेकी क्या चीज़ है, इल्म। नेकी क्यों इल्म है, क्योंकि जब हम इल्म हासिल करेंगे तो एक्चुअली में तब हमें पता चलेगा कि नेकी क्या है, बुराई क्या है। तो इसका मतलब इल्म हासिल करना इट्सेल्फ जो है वो एक नेकी का काम है, ठीक है। तो ये इसके थॉट्स से। तो अब नॉलेज की डिवीजन की, कहा जी नॉलेज जो है वो एक तो जो रियलिटी है, यानी जो चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं वो नॉलेज है, पहली बात। दूसरा, एक रियल नॉलेज है, ठीक है। अब रियल नॉलेज कैसे हासिल हो सकता है कि जिसको हम सोच की कसौटी पे परखेंगे, ठीक है, जिस पे हम सोचेंगे तो वो क्या होगा, वो रियल नॉलेज होगा जिसके ऊपर हम सोच रहे हैं या सोच सकते हैं।
और सुकरात का ये मानना था कि भाई किसी भी चीज़ को आप वैसे ही जो है वो एक्सेप्ट ना करें, बल्कि आप क्या करें, पहले उसको सोच की कसौटी के ऊपर परखें, पहले उसके ऊपर सोचें कि ऐसा पॉसिबल है कि नहीं, अगर है तो तब माने, अदरवाइज ना माने, वही रियल नॉलेज होगा। ठीक है, रीजनिंग यानी कि उसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी। रीजनिंग क्या होता है कि भाई लॉजिक्स ढूंढना कि भाई किस तरह से ये चीज़ हुई और क्यों हुई। और दूसरा अनरियल नॉलेज है। अनरियल नॉलेज कौन सा है? जो सिर्फ थ्योरीज हैं, ठीक है, थ्योरीज या थॉट्स हैं, क्योंकि उनको प्रूव नहीं किया गया। तो सोक्रेटिस इसका मतलब क्या है? थ्योरेटिकल शख्स नहीं था, बल्कि ये कौन था? प्रैक्टिकल शख्स था, कि ये जो नॉलेज इसके पास था उसको ये रीजनिंग की कसौटी में परखता था। ठीक है, और इसके अलावा जी इसके ऊपर फिर इल्ज़ाम क्या लगा? अब ये बाज़ारों में जाता, बाज़ार में जाके वहाँ पे बहस शुरू कर देता, नंगे पाँव घूमता और जाके जो है ना वहाँ सवाल करता, नेकी क्या है, बहादुरी क्या है, इस तरह के मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो क्वेश्चंस करता और उन क्वेश्चंस के आंसर लेने की कोशिश करता। और इसके ऊपर इल्ज़ाम लगा कि भाई ये जो यूथ है, नौजवान हैं, उनको भटका रहा है, क्योंकि थॉट्स आपको पता है सबसे वाइब्रेंट थॉट्स नौजवानों के होते हैं। तो नौजवानों के होते हैं तो उसका मतलब नौजवान ही जो है वो नए थॉट्स के शिकार होते हैं। तो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि भाई ये जो है नौजवानों को ख़राब कर रहा है, तो इसका मतलब जो है इसको अब जो है वो फांसी दी जाए, ये तो गलत है, हमारे देवताओं को नहीं मानता। और आप जानते हैं कि बहुत सी बुक्स के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा, आप वहाँ पे पढ़ेंगे कि सोक्रेटिस शायद जो है वो एक नबी था। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा, आप मुझ पर तनकीद ना स्टार्ट कर दें, बल्कि बहुत सी जगहों पे आपको मिलेगा, इवन बहुत से आपको मौलाना हज़रात भी ये कहते हुए मिलेंगे कि शायद जो है, कंडीशन ज़रूर डालते हैं कि शायद सुकरात नबी था, क्योंकि उसको जो तालीमात थी, जो प्रीचिंग्स थी, वो सीधी थी, सही रास्ते वाली थी। वो खुदा को मानने की तरगीब देता था कि वो जो उस टाइम के ग्रीक गॉड्स थे, ठीक है, उनको जो है उनकी नफ़ी करता था। इसी वजह से इसको सज़ा दी गई। और पॉलिटिक्स और मोरालिटी के ऊपर बात की कि भाई इनका बहुत ज़्यादा आपस में गहरा लिंक है। बाद में हमने देखा कि पॉलिटिक्स और मोरालिटी को सेपरेट ही कर दिया गया, लेकिन एक्चुअली में इसने कहा कि लिंक मौजूद है, कि मॉरल वैल्यूज़ पॉलिटिक्स के अंदर होनी चाहिए, और राइट एंड रॉन्ग जो है वो यूनिवर्सल हैं। सुकरात ने क्या कहा कि जो सही है वो पूरी दुनिया के लिए सही है और जो गलत है वो गलत है। तो उसके बाद फिर इसको कोर्ट में पेश किया गया कि भाई आप जो है वो नौजवानों को ख़राब करते हैं। तो इन्होंने कहा जी अच्छा, अगर मैं, आप ये समझते हैं कि जो इनको सोच दे रहा हूँ या जो बातें मैं करता हूँ अगर वो गलत हैं, तो हाँ मैं मानता हूँ कि मैं इनको ख़राब करता हूँ। तो उस ज़माने में दो सज़ाएँ हुआ करती थी, या तो जो है वो इलाका बदर कर दिया जाता था, ठीक है, या फिर जो है वो जहर का प्याला पीना पड़ता था। तो सुकरात ने कहा जी मैं जहर का प्याला पीने को जो है वो तरजीह दूंगा, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि मेरे मरने के बाद लोग कहें कि मेरा इल्म या मेरी बातें झूठी थी। तो इस तरह सुकरात ने जहर का प्याला पिया और सच्चाई और नेकी के लिए जो है वो यानी अपनी जान दे दी। तो सच्चाई और नेकी जो है इसके ऊपर हम कह सकते हैं कि सुकरात की फ़िलॉसफी जो है वो डिपेंड करती थी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जी पॉलिटिकल थॉट्स ऑफ प्लेटो की, ठीक है, यानी कि अफलातून साहब की, कि अफलातून जो थे इनकी पॉलिटिकल फ़िलॉसफी क्या थी। ये एक बड़ा फेमस नेम है, हम अक्सर जो है अपनी सोसाइटीज़ के अंदर सुनते भी रहते हैं, और इनका टाइम पीरियड भी आप जो है वो देख लीजिए। और ये शागिर्द थे सुकरात के, ठीक है। और मज़े की बात यह है कि सुकरात ने ख़ुद कुछ भी नहीं लिखा, बल्कि जो कुछ भी लिखा वो सुकरात ने ख़ुद भी कुछ भी नहीं लिखा, जो भी लिखा अफलातून साहब ने लिखा। यानी उनके जो शागिर्द थे उस शागिर्द ने सब कुछ लिखा कि भाई मेरे उस्ताद के ये ख्यालात थे। और बहुत सी जगहों पे जो इनके शागिर्द यानी सुकरात है वो डिसएग्री करता हमें दिखाई देता है अफलातून से, कि भाई मैं यहाँ पे आपसे डिसएग्री करता हूँ कि मेरे उस्ताद ने ये कहा, लेकिन हकीकत में ये हकीकत नहीं, मेरे ख्याल में ये है। तो कर सकते हैं डिसएग्री। अब देखते हैं इनके पॉलिटिकल थॉट्स क्या हैं। पॉलिटिकल थॉट्स के अंदर अगर हम बात करें प्लेटो की, तो प्लेटो जो है वो इसको सेकंड वेस्टर्न पॉलिटिकल फ़िलासफ़र, इवन मैंने कहा जैसे कि बहुत से लोग जो ये मानते हैं कि सुकरात जो है वो पॉलिटिकल फ़िलासफ़र नहीं था, तो वो नंबर 1 पे जो है वो रखते हैं अफलातून को, कि अफलातून जो है, प्लेटो जो है ये नंबर 1 फ़िलासफ़र है पॉलिटिकल थॉट्स के अंदर, क्योंकि इसने सबसे पहले जो है वो पॉलिटिक्स के ऊपर बात की, या फिर स्टेट के ऊपर बात की, या स्टेट के सिस्टम्स के ऊपर बात की कि भाई स्टेट जो है उसको रन कैसे होना चाहिए, उसके लॉज क्या होने चाहिए, इस तरह की डिबेट्स जो हैं वो अफलातून ने की, ठीक है। तो इस वजह से जो है इसको फर्स्ट पॉलिटिकल फ़िलासफ़र माना जाता है नॉर्मली। और रिपब्लिक जो फेमस एक बुक है इनकी प्लेटो साहब की, अफलातून की, उसके अंदर जो है इन्होंने अपने इन ख्यालात का इजहार किया कि भाई स्टेट किस तरह से होनी चाहिए, तालीम का सिस्टम क्या होना चाहिए, ठीक है। तो उन चीज़ों पे किया। तो अगर बात करें इनकी कॉन्सेप्ट की कि स्टेट के क्या कॉन्सेप्ट था कि भाई किस तरह की रियासत होनी चाहिए, तो इनका जो सबसे बेसिक पॉइंट था वो था जी बेस्ड ऑन जस्टिस, कि रियासत जो है एक मिसाली रियासत हम कह लें या एक आइडियल स्टेट कह लें, वो कैसी होगी, एक आइडियल स्टेट जो है वो इंसाफ के ऊपर बेस
करेगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात कही, क्या कहा जी कि मिसाली रियासत कौन सी होगी कि जहाँ पे इंसाफ होगा। तो अब आपने अक्सर सुना होगा इमरान खान साहब भी जो हैं वो इस बात के ऊपर एग्जांपल देते हैं हज़रत अली की। भाई हज़रत अली फरमाते हैं कि जुल्म का मुआशरा तो चल सकता है लेकिन बेइंसाफ़ी का मुआशरा नहीं चल सकता। तो यही बात को प्लेटो भी कहते हैं कि इंसाफ जो है आइडियल स्टेट के अंदर होना चाहिए और इंसाफ सब के लिए होना चाहिए, छोटे से लेके बड़े तक के लिए, हर चीज़ के लिए इंसाफ होना चाहिए, सब बराबर होने चाहिए लॉ के अकॉर्डिंगली, ठीक है। अच्छा, लेकिन क्या किया जी, सोसाइटी को डिवाइड कर दिया, तकसीम कर दिया, सोसाइटी को तीन जो है वो लेयर्स दे दी कि सबसे टॉप पे कौन लोग हैं। कहा जी सबसे टॉप पे जो है वो फिलोसोफर्स हैं। फिलोसोफर्स कौन? वो लोग जो इल्म वाले हैं, वो सबसे टॉप पे हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे वो हैं जो कि फोर्सेस हैं, यानी कि जो आप कह लें फौजी जवान हैं, वो दूसरे नंबर पे, और तीसरे पे जो है वर्किंग पर्सनस हैं। यानी सोसाइटी को तीन हिस्सों में तकसीम कर दिया सुकरात साहब ने कि भाई ये जो तीन है। और ये भी कहा कि किसी को हक नहीं पहुंचता कि वो एक से दूसरे में जाने की ख्वाहिश भी रखे। यानी कि जो वर्किंग पर्सन है उसको ये हक बिल्कुल नहीं कि वो ख्वाहिश जाहिर करे कि मैं आर्मी में भर्ती हो जाऊँगा कल को, ठीक है, उसको बिल्कुल हक नहीं। और आर्मी वाले को भी हक नहीं कि वो कहे कि मैं कल को फिलोसोफर बन जाऊँगा, बल्कि वो अपने काम से काम रखे और जो काम उसे मिला है, जो जिस डिवीजन में वो है, वो उसी में काम करें। हाँ, अगर कोई बंदा इन्हीं की क्लास में से कोई जो है वो ज़्यादा पढ़ लिख जाता है तो उसको हक है वो आगे जाए, वो जा सकता है। अदरवाइज़ इनको जो है नॉर्मल लोगों को कोई हक नहीं कि वो ज़्यादा सोचें। और इसी तरह से फिलोसोफर द किंग का जो कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है जी, कि भाई जो किंग है, जो बादशाह है रियासत का, वो कौन होगा? बादशाह वो होगा जो फिलोसोफर होगा। यानी कि एक इंतहाई लायक शख्स जो है फिलोसोफर बादशाह हो सकता है। अदरवाइज़ किसी को हक नहीं कि वो बादशाह बन के बैठ जाइए। प्लेटो के पॉलिटिकल थॉट्स हैं, तो ये थॉट्स अगर आज के ज़माने में पाकिस्तान के ऊपर अप्लाई किए जाएँ तो बहुत मुश्किल हो जाए ऐसा शख्स ढूंढना, ठीक है। अगर बात करें एजुकेशन की थ्योरी की कि एजुकेशन के ऊपर इनकी क्या जो है वो ख्यालात थे, तो मेल और फीमेल की एजुकेशन के हवाले से इन्होंने बात की और दोनों को ही इंपॉर्टेंस दी, क्योंकि उस ज़माने में जो ग्रीक सोसाइटी थी वो औरत की जो तालीम थी उसको जो है वो मायूस समझते थे, अच्छा नहीं समझते थे। लेकिन जो अफलातून साहब हैं उन्होंने कहा भाई औरत और मर्द दोनों को ही जो है वो तालीम हासिल करनी चाहिए, क्योंकि गाड़ी के दो पहिए हैं तो दोनों को ही साथ चलना चाहिए, ठीक है। और साथ में तालीम की जो डिवीजन है कुछ इस तरह से की कि भाई जो फर्स्ट लेवल है, 3 लेवल्स होने चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कही तालीम के 3 लेवल्स। जो फर्स्ट लेवल है वो पहले 6 साल तक हो, ठीक है, जिसमें सिर्फ स्टोरीज़ यानी किस्से कहानियाँ सुनाई जाए बच्चों को। सेकंड लेवल जो है वो 6 से 18 साल तक हो, जिसके अंदर जो है मेंटल और फिजिकल एजुकेशन दी जाए और साथ में जो है वो म्यूज़िक उन्हें जो है वो सिखाया जाए, सुनाया जाए, ताकि जो है उनका जो ब्रेन है वो थोड़ा सा डेवलप हो सके। और लेवल थर्ड पे क्या कहा जी, 18 से 20 साल की एजुकेशन है जिसके अंदर फ़िलासफ़ी जो है वो पढ़ाई जाए। और उसके बाद जो है मज़ीद इसकी डिवीजन की कि फ़िज़िकल और मेंटल एजुकेशन ने दी जाए। उसके बाद 35 साल तक इनको तालीम दी जाए और 35 साल तालीम देने के बाद एक जो एग्ज़ाम लिया जाए और एग्ज़ाम जो पास करे उसको मज़ीद आगे तालीम दी जाए। और फिर जब वो सही तालीम हासिल कर ले फ़िलासफ़ी की तालीम, तो उसके बाद जो है 50 साल की उम्र में उसको किंग बना दिया जाए कि भाई अब तुम किंग बनने के काबिल हो, बादशाह बनने के काबिल हो। और जो एग्ज़ाम फेल कर दे तो उसको ब्यूरोक्रेट बना दिया जाए, सरकारी ओहदा दे दिया जाए, जिसको आज हम कह सकते हैं जी CSS PMS वगैरह, ठीक है। तो वो यानी 35 साल की एजुकेशन के बाद जो है उसको मिले। तो ये बहुत टफ जो है इन्होंने एजुकेशन का जो लेवल था वो रखा। तो ये 3 जो है वो दर्जे बताए एजुकेशन के। स्टेट की डिवीजन कैसे की जी? स्टेट की डिवीजन की, स्टेट जो है 3 तरह की हो सकती है। या तो वहाँ पे मोनार्की हो सकती है यानी कि बादशाहत होगी सबसे पहली चीज़, और ये सबसे अच्छी फॉर्म है जो कि प्लेटो ने पसंद की। दूसरे नंबर पे एरिस्टोक्रेसी होगी। एरिस्टोक्रेसी वो है जहाँ पे चंद लोग जो हैं वो हुकूमत करते हैं। ये बार बार आपको आगे सुनने को मिलेगा, इसलिए आपने इनको समझ लेना है। और थर्ड पे जो है वो डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी क्या है? जमहूरियत, यानी कि जहाँ पे लोग जो है अपनी मर्ज़ी से चुने। अब इन्हीं की वर्स्ट फॉर्म्स भी बताएं कि भाई अगर मोनार्की है तो अच्छी फॉर्म है, इसकी बुरी फॉर्म क्या है? टायरनी है, डंडे की हुकूमत। कि भाई जब ये एक शख्स जो है वो हुकूमत करता है लेकिन जब वो आवाम का ख्याल करता है तो मोनार्क है, लेकिन वो ख्याल नहीं करता तो फिर वो टायरनी स्टार्ट हो जाती है, वहाँ पे बदमाशी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, सिंपल। दूसरा एरिस्टोक्रेसी है। इसकी बुरी हुकूमत क्या है कि ओलिगार्की है, कि चंद लोग हुकूमत के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। इसकी एग्जांपल आप ले लें पाकिस्तान की, ठीक है। ये पाकिस्तान के या गरीब मुल्कों की जो है ये बिल्कुल एग्जांपल आपको समझने को मिलेगी कि जैसे हम कहते हैं कि भाई 72 और 73 ईयर्स से जो है वो तकरीबन 200 ख़ानदान जो हैं वो पाकिस्तान के ऊपर जो है हुकूमत कर रहे हैं। तो उसका मतलब वो ओलिगार्की है कि वो बैठे हुए हैं बस ऊपर। एरिस्टोक्रेसी को की बैड फॉर्म है वो, कि बस बैठे हुए हैं और बैठे हुए उन्हीं के बच्चे, उन्हीं के बच्चे, उन्हीं के बच्चे। और डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी जब ख़राब हो जाए जैसे आजकल पाकिस्तान में हो रही है तो उसको फिर वो कहेंगे अनार्की, कि भाई हर जगह जो है फसाद हैं, कोई हुकूमत की मान ही नहीं रहा, हुकूमत को सुन ही नहीं रहा, ठीक है।
मज़ीद अगर बात करें इनके थॉट्स की, तो इनकी जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है, इन्होंने जैसे मैंने कहा कि जो मिसाली रियासत है उसकी बुनियाद जो है वो किसके ऊपर रखी थी, वो जस्टिस के ऊपर रखी कि भाई सबसे जो एग्जाम्पलरी स्टेट होगी वो क्या होगी, वो जस्ट होगी, उसके अंदर इंसाफ होगा सबके लिए, ठीक है, और इंसाफ ऊपर से नीचे एक जैसा होगा। अच्छा, स्टेट जो है वो एक बॉडी है, और अगर स्टेट एक बॉडी है, ठीक है, अब स्टेट अगर हम माने कि ये स्टेट है एक, ठीक है, और ये एक बॉडी है, तो इसका मतलब अगर स्टेट को कहीं पे भी कोई इशू है, यानी कहीं पे अगर कहीं पाँव पे कहीं मोच आ गई है, तो पूरी बॉडी जो है, ठीक है, उस पूरी बॉडी को उसका पेन बर्दाश्त करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ पाँव को ही उसका पेन होगा। इसी तरह से अगर कहीं हाथ पे कहीं मोच है तो तब भी पूरी बॉडी को जो है बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो इसका मतलब स्टेट जो है, जो उसके छोटे छोटे एरियाज़ हैं, ठीक है, जिसमें उसकी डिवीजन की हुई है, तो वहाँ पर अगर गड़बड़ है तो पूरी स्टेट ही मुश्किल में है। अगर सिंध के अंदर जो है हम मान लेते हैं कि गड़बड़ है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि वफाक को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सब लिंक्ड है। स्टेट एक बॉडी है, ये प्लेटो साहब या अफलातून कहते हैं, ठीक है। फिलोसोफर द किंग की फिलोसफी दे दी कि भाई सबसे पढ़ा लिखा शख्स जो है उसी को ही जो है वो राइट है हुकूमत करने का, ठीक है। और इसमें प्लेटो के ऊपर जो है ये इल्ज़ाम भी लगता है कि इन्होंने कम्युनिज़म को जो है प्रमोट किया। कम्युनिज़म को क्यों प्रमोट किया? तो इन्होंने किंग को जो है अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश की, एजुकेशन सिस्टम को कंट्रोल में रखने की कोशिश की, ठीक है, यानी स्टेट को एक तो कंट्रोल करने की कोशिश की, स्टेट कम्युनिज़म में कंट्रोल होती है, स्टेट के ऊपर जो बादशाह है उसको कंट्रोल करने की कोशिश की कि भाई उसकी एक्टिविटीज़ को जो है कंट्रोल किया जाए। इवन उसकी शादी के ऊपर भी जो है वो बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लगाई गई, और एजुकेशन के सिस्टम को जो है कंट्रोल करने की कोशिश की गई कि भाई तालीम का निज़ाम जो अभी कंट्रोल्ड होना चाहिए। और बादशाह के ऊपर पाबंदियाँ, से मैं कह चुका हूँ कि बहुत सी लगाई गई कि बादशाह भाई ये इन पाबंदियों का पास रखेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं ये होती हैं कम्युनिज़म के अंदर या सोशलिज्म के अंदर। तो इसलिए माना जाता है कि प्लेटो जो है उन्होंने क्या किया जी, कम्युनिज़म को प्रमोट किया। तो उस ज़माने में काफ़ी ज़्यादा इनके ऊपर फिर तनकीद भी हुई, गो कि उन्होंने एक थॉट दे दिया था कि भाई आप इसके ऊपर सोचें। तो माना जाता है कि जो प्लेटो की आइडियल स्टेट थी ये बहुत मुश्किल थी, क्योंकि इसके अंदर जो कम्युनिज्म का आइडिया था इसी वजह से इसको लागू नहीं किया जा सकता था। तो ये जो है वो पॉलिटिकल थॉट्स थे जी अफलातून साहब के। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी अरिस्टोटल की, यानी कि अरस्तू साहब की, कि जो अरस्तू थे इनके सियासी ख़यालात क्या थे, स्टेट के बारे में, लॉस के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या ख़यालात थे, ठीक है, यानी कि पॉलिटिकल थॉट्स ऑफ अरिस्टोटल की बात करते हैं। अब जैसे हमने देखा कि जो सुकरात थे, ठीक है जी, सुकरात का शागिर्द था जी अफलातून, ठीक हो गया, और अफलातून ने उनके बारे में काफ़ी कुछ लिखा। इसी तरह से जो अफलातून है उसका आगे शागिर्द था जी अरस्तू, ठीक है, अरिस्टोटल जिसको हम कहते हैं। तो अरस्तू साहब इनके शागिर्द थे, यानी एक दूसरे के शागिर्द थे और एक दूसरे के थॉट्स के ऊपर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो क्रिटिसिज्म भी किया, लेकिन पॉजिटिव क्रिटिसिज्म किया। ऐसा नहीं कि बदतमीज़ी की उस्ताद के लिए या इस तरह का कुछ, जहाँ पर बनता था वहाँ क्रिटिसिज्म किया, जहाँ पर मानते थे वहाँ पर माना भी। और अगर बात की जाए अरिस्टोटल की फ़लसफ़े के अंदर, तो फ़लसफ़े के अंदर अरिस्टोटल जो है इनको बहुत ही ऊंचा मकाम हासिल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ़िलासफ़र ये माने जाते हैं। और माना जाता है कि अरिस्टोटल वो वेस्टर्न फ़िलासफ़ी के अंदर वाहिद शख्स है जिसने सबसे ज़्यादा जो है वो लिखा, मुख्तलिफ जो है डाइवर्सिटीज़ के अंदर, मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर लिखा, एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिज़िक्स के ऊपर लिखा, एथिक्स के ऊपर लिखा, मॉरल वैल्यूज़ के ऊपर लिखा, पॉलिटिक्स के ऊपर लिखा, ठीक है, बायो के ऊपर लिखा, हर चीज़ के ऊपर, यानी कि डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा अरिस्टोटल की हमें देखने को मिलती है। ठीक है, एक तो प्लेटो का स्टूडेंट था, ठीक है जी, और दूसरा ये टीचर था जी अलेक्जेंडर द ग्रेट का, यानी कि सिकंदर आज़म साहब जो थे, जिन्होंने आधी दुनिया माना जाता है फ़तह की अपनी 33 साल तक की एज में, ठीक है, तो ये उनके उस्ताद रहे हैं सिकंदर आज़म के। ठीक है, अब अगर बात की जाए कि इनके क्या ख्यालात थे स्टेट के बारे में, कि भाई ये क्या समझते हैं कि रियासत कैसी होनी चाहिए भाई, तो इन्होंने क्या कहा कि इंसान जो है वो सोशल एनिमल है, यानी कि एक मुआशरती कीड़ा है इंसान। मुआशरती कीड़े से मुराद ये है कि सोसाइटी के अंदर जो है वो रहता है मिलजुल के, ये अकेला नहीं रह सकता। ठीक है, अकेला अपनी नीड्स पूरी नहीं कर सकता, तो अपनी नीड्स पूरी करने के लिए जो है फिर इसको दूसरे के पास जाना पड़ता है, फिर दूसरे के पास, तो इस तरह एक चेन बनती है। तो इसका मतलब ये सोशल एनिमल है। ठीक है, इसके अलावा एवोल्यूशन ऑफ स्टेट की बात की कि भाई जो स्टेट है, ठीक है, जो रियासत है, वो रियासत जो है किस तरह से जो है वो इर्तिकाई मराहिल तय करके यहाँ तक पहुँची कि भाई पहले जो है वो एक छोटा सा एरिया था, ये जंगली लोग जंगल में रहते थे, फिर उन्होंने एक छोटा सा एरिया डेवलप किया, फिर वो कस्बा बना, फिर वो थोड़ा सा बड़ा हुआ, तो उसके बाद वो एक शहर बना, फिर करते करते मुख्तलिफ शहर जो है वो वहाँ पर डिज़ाइन हुए, फिर वो शहर जो है उनके साथ कुछ एरियाज़ जुड़े, तो वो थोड़ा सा बड़े होकर जो है वो छोटे छोटे सूबे कह लें, ये छोटी छोटी स्टेट्स बनी, और फिर वो मिलकर उन्होंने एक स्टेट बनाई। तो ये इस तरह से स्टेट की कुछ एवोल्यूशन बयान करते हैं। बात करते हैं जी मैन इज़ वर्चुअस एज ए नेचर, और कहा क्या कि इंसान जो है वो कुदरती तौर पर, यानी नेचुरली जो है वो नेक है,
यानी जैसे कहा ना स्टेट ऑफ नेचर की अगर बात करें कि कुदरती ज़माने में इंसान कैसा है, तो कहा जो नेचर के हिसाब से अगर बात की जाए तो बहुत से फिलोसफर्स आप आगे देखें कि कोई कहता है इंसान बुरा है, कोई कहता है इंसान अच्छा है। तो ये एक डिबेट जो है फिलोसफर्स के बीच में चलती है। तो यहाँ पर अरस्तू साहब क्या कहते हैं कि इंसान जो है वो असल में अच्छा है, ठीक है, उसकी जो नेचर है वो अच्छी है। हाँ, अब उसको सोसाइटी ने अगर बुरा कर दिया हो तो वो एक अलग बात है, लेकिन वो अच्छा है। स्टेट प्रोग्रेस किसके ऊपर करती है? स्टेट की जो प्रोग्रेस है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर जी? मॉरल वैल्यूज़ के ऊपर और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर। यानी एक तो उसके जो सियासी इदारे हैं वो, और उसकी जो मॉरल वैल्यूज़ हैं वो कैसी हैं, ये डिपेंड करेगी कि स्टेट कितना ज़्यादा जो है वो ग्रो करेगी। यानी एक तो उसकी जो सियासत है वो किस तरह की है, जैसे अब देख लें और हकीकत में ये बात आज हमें दिखाई देती है पाकिस्तान के अंदर, और जो उसकी मॉरल वैल्यूज़ है, जो उसके अखलाक हैं या अखलाकी कदरें हैं, वो किस तरह की हैं, ये डिपेंड करेगा कि स्टेट कितना ज़्यादा प्रोग्रेस करेगी। आज आप देखें यहाँ पे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स क्या है कि जहाँ पे सब एक साइड पे हैं और हुकूमत एक साइड पे है, क्योंकि वो ख़ुद को बचाना चाहते हैं, उनकी कोई मॉरल वैल्यू नहीं। तो आप देख लें अगर ऐसे लोग हुकूमत में होंगे तो हुकूमत जो है वो किस साइड पर जाएगी, या स्टेट जो है वो कैसे ग्रो करेगी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेट एक बॉडी है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि अफलातून साहब ने कहा कि स्टेट एक बॉडी है, तो उन्होंने कहा स्टेट जो है वो पूरी की पूरी एक बॉडी है, तो उसका मतलब पूरी की पूरी बॉडी जो है उसको देखना पड़ेगा। डिसएग्री किया प्लेटो के कम्युनिज्म के साथ। अब यहाँ पे देखें अपने उस्ताद साहब के साथ उन्होंने डिसएग्री कर दिया बड़े ही प्यार और मोहब्बत से, ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई इख्तिलाफ हुआ, लेकिन क्या इख्तिलाफ किया कि भाई जो आपने जो किंग के लिए कहा कि भाई फिलोसोफर किंग होना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम की जो बात की, यानी आपका तालीम का निज़ाम जो है कि भाई कंट्रोल्ड होना चाहिए, उन चीज़ों से डिसएग्री किया कि भाई ऐसा पॉसिबल नहीं और ना ही ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, प्लूरल स्टेट की बात की या पीपल स्टेट की बात की कि भाई जो स्टेट है, जो रियासत है, वो लोगों की है, तो इसलिए लोगों को हक है कि वो अपने बीच में से चुने और उनको जो है वो प्रमोट करें और लोगों की भलाई के लिए काम किया जाए। इसके अलावा इनके ऊपर ये थोड़ा सा एक तनकीद भी की जाती है कि उन्होंने स्लेवरी को प्रमोट किया, ठीक है। यहाँ तक कि इन्होंने कहा, जो एरिस्टोटल है, इन्होंने कहा कि स्लेवरी जो है इसको एक इदारा बना दिया जाए, ये एक इदारा हो तो इसको प्रॉपरली जो है वो मैनेज किया जाए। स्लेवरी जो है यानी ग़ुलामी जो है, ग़ुलामी को इस बंदे ने यानी अरिस्टोटल साहब जो है इन्होंने प्रमोट किया। और यहाँ तक कि कहा कि भाई जैसे कि औरत ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वैसे ही स्लेव्स भी ज़रूरी हैं, ठीक है, खुशहाल ज़िंदगी के लिए। यहाँ तक कहा जैसे खुशहाल ज़िंदगी के लिए मौसीकी होती है, म्यूज़िक, वैसे ही खुशहाल ज़िंदगी के लिए अगर म्यूज़िक अच्छे के लिए ज़रूरी है तो वैसे ही खुशहाली के लिए स्लेव्स भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, स्टेट ऑफिशियल्स की बात की, बिल्कुल वैसे ही कि भाई जो मिडिल क्लास हैं वो स्टेट ऑफिशियल्स होने चाहिए। यानी कि मिडिल क्लास का मतलब ये है कि जो दरमियाना तबका है उसको जो है वो स्टेट की हुकूमत दी जाए, ताकि वो अपने जैसे लोगों के मसाइल जो हैं उनको हल कर सके या उनको समझ सके कि वो क्या है। सेपरेशन ऑफ पावर की बात की, ये पहला शख्स था वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स के अंदर जिसने सेपरेशन ऑफ पावर की बात की, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी को जो है वो सेपरेट करने की बात की कि भाई जब हुकूमत एक दूसरे से दूर होगी तो तब सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस होगा कि पता चलेगा कि एक इदारा कैसा काम कर रहा है। यानी सरबराह का काम बिल्कुल नहीं कि वो कानून बनाने वालों में जो है वो अलग हो, सरबराह जो है वो अलग होगा, जो हुकूमत चला रहे हैं वो लोग अलग हैं, जो कानून बनाते हैं, ठीक है, जो असम्बली के अंदर बैठते हैं वो अलग हैं, और जो जुडिशरी है, अदलिया है, वो अलग होगी। टाइप्स ऑफ स्टेट के ऊपर बात की। टाइप्स ऑफ स्टेट जो है वो बिल्कुल वैसे ही एक्सप्लेन किया कि एक तो मोनार्की है, बादशाहत है, दूसरी एरिस्टोक्रेसी है और तीसरी पॉलिटी है। 3 तरह की टाइप्स ऑफ स्टेट्स हैं या हुकूमत की इकसाम बयान की। अब इनका आगे भी बताया कि भाई जो मोनार्की है अगर ये अपनी बुरी फॉर्म में होगी तो ये टायरेनी है, 1% की गुंडागर्दी है, जैसे कि आपने देखा कि अक्सर ऐसा होता है पाकिस्तान के अंदर भी। अच्छा, एरिस्टोक्रेसी है चंद लोगों की, तो पीछे बात कर चुका हूँ कि वो अगर चंद ही लोग काबिज हैं वहाँ पे मुसलसल कुछ लोग, तो वो ओलिगार्की है और वो जो है बहुत बुरी फॉर्म है। और पॉलिटी जो है वो एक अच्छी फॉर्म है, और इसकी जो बुरी फॉर्म है वो डेमोक्रेसी है, जहाँ पे पूरी कौम जो है वो आगे आती है, जमहूरियत। तो आप ये देख लें कि जमहूरियत के बारे में जो एरिस्टोटल हैं उनके थॉट्स जो हैं वो कुछ अच्छे नहीं या बहुत बुरे हैं, कि वो जमहूरियत को एक वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं आज, जिसको हम कहते हैं कि भाई बेस्ट रिवेंज है या बहुत अच्छा है, ऐसा ही होना चाहिए। तो अगर बात करें इनकी फ़ेमस बुक्स की, तो इनकी 2 बहुत ज़्यादा फेमस बुक्स हैं। एक तो पॉलिटिक्स है जिसके 8 वॉल्यूम्स हैं, 8 डिफरेंट वॉल्यूम्स के अंदर मुख्तलिफ जो है वो इन्होंने एक्सप्लेन किया पॉलिटिक्स के अंदर होने वाली बातों को। इसी तरह से दूसरी जो इंपॉर्टेंट बुक्स है वो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, और सोशल लॉज और कस्टम्स के ऊपर जिसमें बात की गई, यानी कि मुआशरती जो वहाँ पे वैल्यूज़ हैं, मुआशरे के अंदर क्या क्या लॉज होते हैं, कस्टम्स होती हैं, उनको जो है वो इसके अंदर एक्सप्लेन किया गया। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन जो है इन्होंने माना जाता है कि 313 स्टेट्स से जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की बुक्स अपने स्टूडेंट्स को कहा कि आप इकट्ठी करें, और वो जो इकट्ठी की गई तो उनके बीच में से एक बुक ये लिखी गई कॉन्स्टिट्यूशन की, कि सब बुक्स का निचोड़ लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर।
और अगर बात करें इनके इंसाफ के निज़ाम की, थॉट्स की, कि जस्टिस के ऊपर क्या थॉट्स थे, जैसे मैंने कहा जस्टिस सब के लिए एक जैसा है, इनके अकॉर्डिंगली मोरालिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मॉरल वैल्यूज़, इखलाकी कदरें जो हैं उनको बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई कि भाई इखलाक को सोसाइटी में प्रमोट किया जाए अगर सोसाइटी को आगे लेके जाना है। तो ये पीछे हम एक्सप्लेन भी कर चुके हैं। और प्लेटो के जो थॉट्स थे उससे जो है ये यहाँ पे एग्री करते दिखाई देते हैं। और कोई भी शख्स जो है उसको इख्तियार हरगिज़ नहीं कि वो कानून जो है उसको अपने हाथ में ले या कानून को तोड़े, यानी सब जो है वो कानून के बराबर हैं। ऐसा नहीं कि जो बड़े लोग हैं वो कानून से बालातर हैं, हुकूमत के जो लोग हुक्मरान होते हैं। और इसी तरह से क्या कहा जी, डिस्ट्रीब्यूटिव और करेक्टिव जो है वो हमें दिखाई देता है, यानी कि स्टेट्स जो है उसके लॉज जो हैं दो तरह के होते हैं। एक वो होते हैं जो कि तकसीम शुदा होते हैं और दूसरे जो होते हैं वो अपने लिए होते हैं, करेक्टिव होते हैं, वो इस्लाह कुन होते हैं। अब एक स्टेट के हिसाब से होते हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूट किए हुए होते हैं, दूसरे अपने हिसाब से होते हैं जो कि ट्रेड वगैरह के लिए, तिजारत के लिए जो है वो इस्तेमाल होते हैं, जो हम डे टू डे लाइफ के अंदर यूज़ करते हैं। दूसरा स्टेट के लिए है कि स्टेट्स के हिसाब से किस तरह से लॉज हैं उनको हम कैसे फॉलो करेंगे। एजुकेशन के ऊपर क्या कहा जी, 3 से 13 साल तक जो है लेवल 1 में स्टोरीज सुनाई जाएँ, 13 से 21 साल तक डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो हैं वो पढ़ाए जाएँ ताकि बच्चे का जो है वो माइंड ग्रो कर सके। और 21 से ऑनवर्ड जो है वो फिलॉसफी पढ़ाई जाए। तो देखिए फ़िलासफ़ी को कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, जबकि हमें यहाँ पे मालूम ही नहीं होता फ़िलासफ़ी है क्या एक्चुअली में। तो यहाँ पे जो है वो अरिस्टो साहब जो हैं इनके भी पॉलिटिकल थॉट्स जो है वो एंड हुए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी पॉलिटिकल थॉट्स ऑफ निकोलो मिकावली। ठीक है जी, अब ये जो मिकावली साहब हैं, अगर इनकी बात की जाए तो इनको रेनेसेंस का फ़िलासफ़र भी माना जाता है। 13वीं सेंचुरी के ये फ़िलासफ़र हैं और ये जिस ज़माने के फ़िलासफ़र हैं उस ज़माने के हालात जो हैं इनकी फ़िलासफ़ी में देखने को मिलेंगे। और असल में इनके ज़माने के क्या हालात मिलेंगे, इन्होंने इटली के उस ज़माने के जो एक अक्कासी की है कि भाई इटली के अंदर अगर आपने हुकूमत करनी है तो आपको किस तरह हुकूमत करनी पड़ेगी। तो ये बहुत ही चालाक शख्स माना जाता है निकोलो मिकावली। हर एक की मुख्तलिफ जो है थॉट्स हैं, लेकिन ओवरऑल जो है माना जाता है कि अगर आपने चालाकी के साथ, चालबाजी के साथ, धोखे के साथ हुकूमत करनी है तो आपको जो है वो मिकावली को स्टडी करना चाहिए कि वो किस तरह से, उसने क्या एक्सप्लेन किया कि एक जो किंग है, ठीक है, एक जो हुक्मरान है, उसको किस तरह से हुकूमत, अगर हुकूमत में रहना है या पावर पॉलिटिक्स खास करके करनी है तो वो किस तरह से करनी है, किस तरह से क्या क्या रूल्स जो हैं उसको फॉलो करने पड़ेंगे। तो आप इसको अब जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बिल्कुल वही बातें कर रहा है जो आज हमें पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस के अंदर दिखाई देती हैं, कि बिल्कुल वैसी ही बातें हैं, कि बिल्कुल उसी तरह से जो है ना पॉलिटिशियंस एक्ट करते हैं। ये इनका टाइम है जी फ्लोरेंस इटली के अंदर जो है वो इनकी पैदाइश है और मिडिल क्लास फैमिली से इनका ताल्लुक़ था। एक लॉयर थे और एक क्लर्क की हैसियत से 1494 के अंदर 1494 में जो है वो अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया। उसके बाद मिनिस्टर बने और इटली की जो पॉलिटिक्स थी उसके अंदर जो है ये इन हुए, उसको बड़े गौर से देखा। तो अब इनके टाइम में आपने यहाँ से देखना है कि ये स्टोरी होती क्या है और क्यों जो है ये एक फ़िलासफ़र बनते हैं। अब जब ये थे तो उस टाइम पे हुकूमत क्या थी जी, बादशाहत थी। बादशाहत बनी जी जमहूरियत में, यानी बादशाहत कन्वर्ट होगी, एक रेवोल्यूशन आया, रेवोल्यूशन के नतीजे के तौर पे जमहूरियत आ गई और वो जमहूरियत जो है वो दोबारा से जो है वो बादशाहत में कन्वर्ट होगी। तो वो लोग जो जमहूरियत के दाई थे उनमें एक निकोलो मिकावली भी था। ठीक है, अब निकोलो मिकावली भी था, तो जब दोबारा से जो है वो मोनार्की आई, बादशाहत आई, तो इन बादशाहतों ने या इन लोगों ने जो है जो बादशाह की हुकूमत में आए, इन्होंने उन तमाम लोगों से बदला लिया या बदला लेने की कोशिश की जो जमहूरियत के दाई थे, जिन्होंने जमहूरियत को सपोर्ट किया था या रिवॉल्ट को, रेवोल्यूशन को सपोर्ट किया था। तो उनमें एक फिर ये भी शामिल थे, इनको भी जो है वो ताप का निशाना बनाया गया। तो उसके ऊपर फिर इन्होंने एक बुक लिखी, द प्रिंस। 1513 के अंदर जो है ये बुक लिखी और इस बुक में क्या लिखा जी कि भाई आज के ज़माने में अगर आपको इन टफ हालात के अंदर, क्योंकि इटली के हालात देख चुके थे, सिविल वॉर किस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है, तो अगर आपको कुर्सी पे बैठना ही बैठना है, ठीक है, आपके लिए चैलेंज है, तो फिर आपको जो है किन बातों को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आप जो है वो हुक्मरान रह सकते हैं एक लंबे अरसे तक। तो ये हुक्मरान के लिए यानी कुछ नसीहतें की पावर पॉलिटिक्स के हवाले से। वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर एक विलन के तौर पे जो है वो निकोलो मिकावली को पेश किया जाता है उनके ड्रामास के अंदर या पॉलिटिक्स के अंदर, एक विलन के तौर पे कि भाई जो अपना हर बात को जायज़ समझता है कुर्सी हासिल करने के लिए, जायज़ नाजायज़ हर भी इस्तेमाल करता है। अगर की थॉट्स की बात की जाए निकोलो मिकावली की, तो जो प्रिंस के अंदर जो एक्सप्लेन की, द प्रिंस के अंदर, तो उसमें कहा जी दो फिलॉसफीज़ दी, एक फ़िलासफ़ी लॉयन की और एक फॉक्स की दी गई कि भाई एक हुक्मरान जो है उससे शेर की तरह जो है वो बहादुर होना चाहिए। ज़रा थॉट्स को आप समझिए कि इस फिलोसोफर के थॉट्स कैसे थे कि अगर बहादुरी की बात की जाए तो बहादुर एक हुक्मरान को कैसा होना चाहिए, शेर की तरह बहादुर होना चाहिए। और एक चालाक कितना होना चाहिए, लोमड़ी की तरह जो है वो चालाक होना चाहिए। आप अंदाज़ा करें ज़रा
कि उसे चालाकी भी खूब आती हो, लोमड़ी की तरह पैंथरे बदलने भी आते हों, किस तरह से कुर्सी बैठना है, और शेर की तरह बहादुरी भी हो ताकि वो अपनी जो फोर्स है वो यूज़ कर सके अपनी पावर को बचाने के लिए या अपने लोगों को काबू रखने के लिए फोर्स का इस्तेमाल कर सके। ठीक है, अच्छा, फिर कहा जी जो नेबरहुड स्टेट्स हैं उनके साथ अच्छे रिलेशंस रखने चाहिए, लेकिन साथ में हर टाइम पे जो है उनकी जासूसी भी करनी चाहिए, और साथ में जो है वो जंग की तैयारी भी करनी चाहिए कि किसी भी टाइम पे आपका पड़ोसी जो है उसका मिजाज ख़राब हो सकता है, वो आपसे जंग कर सकता है, जैसे इंडिया। तो फिर ऐसे में जो है फिर वो क्या होगा कि आपकी जंग की तैयारी होनी चाहिए, या कोई भी नेबर है। अच्छा, रिलीजन जो है, मज़हब की बात की कि मज़हब जो है उसको एक टूल के तौर पे इस्तेमाल करना चाहिए। अब हुक्मरान को ये कह रहे हैं, आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि जो मज़हब है उसको एक टूल के तौर पे, हथियार के तौर पे इस्तेमाल करना चाहिए सियासत के अंदर। और आप देखें क्या यही काम पाकिस्तान के अंदर नहीं हो रहा? क्या मौलाना साहब जो हैं, मौलाना फजलुर रहमान की बात कर रहा हूँ, तो मौलाना साहब क्या कर रहे हैं, वो मज़हब को जो है, या मज़हबी जो जमातें हैं वो मज़हब को सियासत के लिए इस्तेमाल कर रही हैं कि नहीं कर रही? ऐसा ही है। तो बिल्कुल ऐसे ही कहा कि भाई मज़हब जो है आपके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है, और ये वो वाहिद चीज़ है जिसके ऊपर लोग इमोशनल हो सकते हैं, जिसके ऊपर लोग जो है अपनी जान दे सकते हैं, इसलिए आप इसको एक टूल के तौर पर इस्तेमाल करें, जो बखूबी हमारे पॉलिटिशियंस यूज़ करते हैं। और फर्स्ट एक्ट करना चाहिए हमेशा भी, यानी कि आपको कहीं पे भी एक्ट करना है, कोई मामला हो गया तो आप फ़ौरन वहाँ पे फर्स्ट एक्ट करें, वेट ना करें कि कोई बोले तो उसके बाद मैं बोलूँ। अच्छा, आपके नारे जो हैं वो बड़े होने चाहिए, बड़े बड़े नारे लगाओ जैसे पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस लगाते हैं, और उसके बाद भूल जाओ, क्योंकि आवाम भूल जाती है। ये मेकावली साहब कह रहे हैं, क्या कहते हैं कि भाई बड़े बड़े नारे लगाओ, क्योंकि आवाम भूल जाती है और वो बड़े बड़े नारों को पसंद करती है। तो आप देखें हमारे पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, ऐसे ही करते हैं कि नहीं करते? हमारे जो सियासत में लोग आते हैं वो बड़े बड़े नारे लगाते हैं लेकिन कुछ भी नहीं करते उसके नतीजे के तौर पे, और फिर क्या होता है, लोग भी भूल जाते हैं कि भाई क्या क्या है, क्या आया था, चलो ठीक है अगली बार फिर चांस, फिर चांस, फिर चांस। और हमेशा गरीबों के साथ खड़े हो, क्योंकि जब आप गरीबों के साथ खड़े होगे तो गरीब जो है वो 80% है, गुरबत ज़्यादा है हर जगह पे, तो उसका मतलब गरीबों की आपको हिमायत हासिल होगी। और जो पैसा है उसको जो है आप अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करो, सियासी लोग ख़रीदने के लिए इस्तेमाल करो। अब आप अंदाज़ा करें कि ये चीज़ें आज हो रही हैं कि नहीं, उस टाइम पे कहा कब, 15वीं सेंचुरी के अंदर। और साथ में जो औरत है इससे दूर रहा जाए पॉलिटिक्स के अंदर। अगर आप चाहते हो कि आपकी बदनामी ना हो तो औरत से दूर रहो और पैसे को सियासत के लिए इस्तेमाल करो। गवर्नमेंट की डिवीजन क्या कीजिए कि मोनार्की है, बादशाहत है, एरिस्टोक्रेसी है, पॉलिटी है और नेशनलिज्म है। ठीक है, ये कुछ गवर्नमेंट की इकसाम जो है वो जो हर फिलोसोफर एक्सप्लेन कर रहे हैं, मेकावली साहब भी उसको एक्सप्लेन करते जा रहे हैं कि भाई इस तरह से जो है वो कुछ पॉलिटिक्स होनी चाहिए। यानी कि असल में अगर आप सारे का सारा निचोड़ देखें कि भाई निचोड़ जो है वो क्या है मेकावली साहब की पॉलिटिक्स का, कि ये जो पॉलिटिकल फिलोसोफर था इसने क्या सोच देने की कोशिश की, तो इस बंदे ने सोच देने की कोशिश की कि भाई आपने हुकूमत कैसे हासिल करनी है, कुर्सी पे कैसे जो है वो बैठे रहना है, यानी पावर पॉलिटिक्स है सारी की सारी। उसमें आप भूल जाओ कि क्या लीगल है क्या इलीगल है, उसको छोड़ दो, जो भी तरीका करना है करो, पावर में रहो, जैसे आज हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट पॉलिटिकल फिलोसोफर की, और हमारे पास आते हैं जी थॉमस हॉब्स साहब। ये जो थॉमस हॉब्स हैं, देखते हैं कि इनके जो है वो हॉब्स, ठीक है, थॉमस हॉब्स, इनके पॉलिटिकल थॉट्स जो हैं वो क्या थे। आप यहाँ पे इनकी ज़रा फेस देखिए, चेहरा देखिए किस तरह से गुस्से में और क्या परेशानी का आलम बना हुआ और किस तरह से जो है मुंह बनाया हुआ है थॉमस हॉब्स ने। 1588 से लेके 1679 तक का जो है वो इनका टाइम है, और यूके के फ़िलासफ़र हैं, यानी कि जो इंग्लिश फ़िलासफ़र नॉर्मली कहा जाता है जो यूके के हैं, तो इंग्लिश फ़िलासफ़र हैं। और अगर एजुकेशन की बात की जाए तो ग्रेजुएशन उन्होंने की ऑक्सफोर्ड से, और 15 साल की उम्र में की, यानी इंतहाई ज़हीन बंदा था ये, और इंतहाई ज़हीन होने की वजह से ही 15 साल की उम्र में ऑक्सफोर्ड से ग्रेजुएशन कर ली, इतना काबिल था। और स्टडी किसको किया जी, पॉलिटिक्स को स्टडी किया, यूरोप का ट्रैवल किया, उनके सिस्टम्स को, उनके पॉलिटिकल सिस्टम्स को समझने के लिए जो है वो यूरोप को टूर किया कि भाई वहाँ पे कौन कौन से सिस्टम हो रहे हैं। और इनकी जो फेमस बुक है लेविथन जो है, जिसको सी मॉन्स्टर कहा गया, ये इसके अंदर उन्होंने अपने सियासी ख्यालात का इजहार किया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है जिसके अंदर हमें मिलता है कि थॉमस हॉब्स जो हैं इनके पॉलिटिकल थॉट्स क्या थे, ये किस तरह की जो है वो सोच रखते थे और किस तरह की सोच के फिलोसोफर थे, कि भाई इनके जो है वो स्टेट के ऊपर क्या इनकी सोच थी, इन लॉज के ऊपर क्या थी, स्टेट ऑफ नेचर जो है, जो कुदरती रियासत थी उसके ऊपर जो है वो इनके क्या ख्यालात थे, वो हमें लेविथियन से देखने को मिलते हैं। अब लेविथियन नाम से ही आप देखें तो सी मॉन्स्टर, यानी कि समंदर का एक समुद्री हैवान, एक बहुत ही खौफनाक किस्म का समुद्री हैवान, बुक का टाइटल ही ऐसा रखा। ठीक है, अब वो क्यों रखा वो आगे हम बात करेंगे। अच्छा, मोनार्की जो है उसको कहा जी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि थॉमस हॉब्स के करीब जो बादशाहत है
बादशाहत सबसे अच्छी जो है वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। क्यों? कि जैसे हमने कहा सी मॉन्स्टर के मानते हैं, ताकत को जो मानते हैं कि हुक्मरान के पास ताकत होनी चाहिए, लामहदूद ताकत होनी चाहिए अवाम को क्रश करने की। तो उस वजह से फिर वो तभी हो सकती है जब मोनार्की हो, यानी बादशाहत हो, एक शख्स हो। और स्टेट जो है, और स्टेट के मुतालिक जो है क्वेश्चंस किए कि भाई स्टेट जो है किस किस्म की होनी चाहिए और कैसे जो है वो चल सकती है। अब अगर यहाँ पे बात की जाए ह्यूमन नेचर की, तो स्टेट ऑफ नेचर के अंदर अगर बात की जाए तो इनका ये मानना है, यानी थॉमस हॉब्स का जो मानना है कि जो स्टेट ऑफ नेचर है, जो नेचर की जो कुदरती ज़माना जो था, क्या कहते हैं, जो कुदरती ज़माना था उसके अंदर जो इंसान है वो सेल्फिश था, बहुत ज़्यादा खुद गर्ज था। ज़रा बात को समझिएगा ताकि आपको इनकी फिलॉसफी समझ आए। क्या कहा कि जो कुदरती ज़माना था, कुदरती ज़माने से मुराद जब लोग जंगलों में रहते थे, जंगल थे तो जंगल के अंदर लोग रहते थे, जंगली थे, और उस टाइम पे कोई लॉज नहीं थे, कोई स्टेट नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो वो ज़माना खुद गर्जी का था, लोग खुद गर्ज थे, अपने मतलब के लिए जीते थे, अपने मतलब के लिए दूसरों को मारते थे, शिकार करते थे, दूसरों का शिकार छीनते थे, यानी कि खुद गर्जी थी उसके अंदर, सेल्फिशनेस थी नेचर के अंदर। स्टेट ऑफ नेचर जो थी वो वॉर में थी। अब क्योंकि खुदगर्जी थी तो इसका मतलब जो है वो एक दूसरे से झगड़ रहा है, दूसरा दूसरे से झगड़ रहा है, दूसरा दूसरे से, तो आपस में उस टाइम पे झगड़ा था स्टेट ऑफ नेचर के अंदर। तो जब स्टेट ऑफ नेचर के अंदर झगड़ा था तो इसका मतलब वो वॉर का ज़माना था, स्टेट ऑफ नेचर का, जंग का ज़माना था। क्यों जंग का ज़माना था? क्योंकि हर एक को अपने राइट्स जो है, अपने हुकूक छीनने पड़ते, अपना खाना छीनना पड़ता, हर चीज़ छीननी पड़ती। ये मानते हैं थॉमस हॉब्स साहब। तो जो लॉज हैं, नेचर के लॉज ऑफ नेचर कुछ भी नहीं थे। तो इसका मतलब ये है कि अब जब ये जो स्टेट का फैसला हुआ कि इंसान खुदगर्ज था, तो इंसानों ने फिर क्या किया जी, खुद को काबू करने के लिए, जरा बात को समझिएगा, खुद को काबू करने के लिए एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन किया कि भाई अब अगर हम यूं लड़ते रहेंगे तो क्या फ़ायदा, यूं तो लड़ लड़ के हम मर जाएंगे। तो बेहतर यही है कि हम ऐसा करते हैं कि एक स्टेट बनाते हैं। क्या करते हैं? स्टेट बनाते हैं, और स्टेट बना के ताकि अपनी खुदगर्जी को काबू किया जाए, ये जो स्टेट ऑफ वॉर है, ये जो जंग का ज़माना है, इसको ख़त्म किया जाए, और लॉज जो है डेवलप किए जाएं, वो लॉज कि जिसके अकॉर्डिंगली हम रह सकें सुकून से और हमें अपना हिस्सा बगैर लड़े झगड़े जो है वो मिले। ठीक है, तो यहाँ पे लोग जो है आपस में, ये जो लोग हैं ये लड़ झगड़ रहे थे, यही लोग थॉमस हॉब्स कहते हैं, ये बैठे और उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, आपस में बैठे, तय किया कि यार देखो ये लड़ना झगड़ना जो है, कभी किसी को 2 किलो खाना मिला तो कभी किसी को 1 किलो मिला, ये बड़ा मुश्किल है। तो ऐसा करते हैं कि एक जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट या मुआहदा जो है, उस मुआहदे के नतीजे के तौर पे हम जो है वो एक दूसरे का एहतराम करेंगे, एक दूसरे के हुकूक जो है वो गज़ब नहीं करेंगे, और एक बंदे को बड़ा चुन लेते हैं कि अगर ये जो बाकी लोग हैं ये अगर नहीं मानेंगे तो ये बंदा जो है इसके पास पावर होनी चाहिए, डंडा होना चाहिए इन लोगों को सिखाने के लिए कि जो बताए कि भाई तुमने यहाँ पे एक मुआहदा किया हुआ है और इस मुआहदे के अकॉर्डिंगली, इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली तुम जो है वो ला के पाबंद हो, तुम किसी को नहीं छेड़ सकते। तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन किया गया, यानी कि ओरिजिन ऑफ स्टेट एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब जब ओरिजिन ऑफ स्टेट की बात की कि ओरिजिन ऑफ स्टेट क्या है, कि ओरिजिन ऑफ स्टेट एक वॉर है, उस वॉर को ख़त्म करना है, तो लोग बैठे, लोगों ने बैठ के एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या था? लोगों के बीच में था, यहाँ पे भी लोग हैं, यहाँ पे भी लोग हैं, ये लोग हैं, तो उन्होंने तय कर लिया कि भाई आप जो है सरदार साहब हैं, हम आपकी मानेंगे, अगर आपकी नहीं मानेंगे तो आपके पास पावर्स हैं, आप हमें कत्ल कर दें, जेल में डाल दें, सजा दें, जो दिल करें, आपके पास अनलिमिटेड पावर्स हैं। वो थॉमस हॉब्स कह रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझ आएगी कि इस बंदे ने क्यों कहा भाई लेविथिया के अंदर सी मॉन्स्टर, कि भाई ताकत जो है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इंसान सेल्फिश है। तो अगर सेल्फिश है इंसान, यानी खुदगर्ज है, तो जो बंदा हुक्मरान है उसके पास अनलिमिटेड पावर होनी चाहिए एक सी मॉन्स्टर की तरह की, कि इन खुदगर्ज लोगों को कंट्रोल करने के लिए। अब ये इस बंदे के ख्यालात थे, थॉमस हॉब्स साहब के ख्यालात थे। और सोवरेनिटी का कहा कि सोवरेनिटी के ऊपर भी बात की। अब सोवरेनिटी जो है वो हुक्मरान की होनी चाहिए रियासत के अंदर, यानी कि एब्सोल्यूट जो है पावर होनी चाहिए हुक्मरान के पास, और वो ताकत को जिस तरह चाहे इस्तेमाल करे, अवाम की इस्लाह के लिए इस्तेमाल करे। असल चीज़ ये है, ठीक है, अवाम की इस्लाह के लिए। और काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट की जो है वो बात की, काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट कैसे होनी चाहिए। लाइफ के ऊपर इस बंदे के जो व्यूज़ थे उससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये बंदा जो है क्यों कहता है कि सी मॉन्स्टर जो है, यानी कि समंदर का जो एक बड़ा जो है वो जंगली जानवर जो है समंदर का, उसकी ताकत जो है वो इस्तेमाल की जाए। तो उसमें क्या है जी कि लाइफ जो है पुअर है, नास्टी है, ब्रूटिश, यानी कि बहुत ही बुरी है, ज़िंदगी बहुत ही बुरी है, बहुत ही जलालत है इसके अंदर। क्योंकि ये स्टेट ऑफ नेचर की बात हो रही है कि स्टेट ऑफ नेचर के अंदर इंसान अगर खुद गर्ज है
तो खुद गर्ज है तो इसका मतलब ज़िंदगी बुरी है। तो अगर ज़िंदगी बुरी है तो इसका मतलब अब भी ये इंसान की नेचर के अंदर है कि वो बुरा है, तो उसको काबू करने के लिए ताकत जो है वो चाहिए, और ताकत इतनी चाहिए कि भाई इंसान जो है वो काबू में रहे और अपने जो है गलत जो है काम जो करना चाहता है वो ना करे उस ताकत की वजह से जो उसके ऊपर इस्तेमाल हो। स्टेट ऑफ नेचर जैसे एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इंडिविजुअल इगोइज्म की बात की कि भाई हर एक जो है ना वो खुद गर्ज है, खुद गर्जी के अंदर जो है वो जकड़ा हुआ है, और सेल्फ प्रोटेक्शन की बात करता है कि अपने आप की सिर्फ बात करता है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की बात करता है, अपनी फैमिली जो है उसको प्रोटेक्ट करने की बात करता है। तो हकीकत यह है कि चीज़ें तो आज भी मौजूद हैं, और हमें लगता है कि थॉमस हॉब्स साहब जो है वो सही कह रहे थे कि भाई एक शख्स जो है वो यही चाहता है कि मेरी जो फैमिली है, मेरी जो फैमिली के 3-4 मेंबर्स हैं ये सिक्योर रहें, बाकियों की मुझे परवाह नहीं। ऐसे ही अगर कहीं बाहर गोलियां चल रही होंगी तो आप देखेंगे लोग अपने आप को घरों में महसूस कर लेंगे, अपनी फैमिली की केयर करेंगे, उन्हें फ़ोन कॉल्स कर करके पूछेंगे कि हाँ भाई तुम ठीक हो। तो इसका मतलब हकीकत में लोग खुद गर्ज ही हैं, तो उनकी खुद गर्जी जो है ना इसका मतलब वो फ़ायदा उठाएंगे। आप देखें कि लोग क्या क्या करते हैं, चोरी करते हैं, डाके डालते हैं, तो उनको फिर काबू करने के लिए फ़ोर्स तो जो है वो फिर यूज़ होती है, ये एक इमोशन है, फोर्स यूज़ होती है। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर चुके हैं, स्टेट वर्सेस पीपल। क्या पहले लोगों ने जो है क्या किया, अब यहाँ पे आपको समझना है, लोगों के बीच में सोशल कॉन्ट्रैक्ट था, लोगों ने एक हुकूमत चुनी थी, अब हुकूमत होगी तो हुकूमत के बीच में और लोगों के बीच में सोशल कॉन्ट्रैक्ट बन गया। हुकूमत ने ये कहा, वो जो हुक्मरान थे वो हुकूमत हो गई, तो उस हुकूमत ने ये कहा कि भाई बात ऐसी है कि अब आपने अगर मुझे बड़ा चुन लिया है तो अब ये ख्याल करना कि अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे, यानी स्टेट की बात नहीं मानोगे, लॉज को फॉलो नहीं करोगे, तो आपकी खैर हरगिज़ नहीं होने लगी। ठीक है। और एक एग्जांपल दी, बड़े मज़े की एग्जांपल है कि लॉन्ग लिव द किंग। ये ईरान की एक एग्जांपल दी गई कि भाई बादशाह के पास ताकत क्यों होनी चाहिए। इस बात का आंसर किया गया थॉमस हॉब्स साहब ने कि भाई बादशाह के पास ताकत क्यों होनी चाहिए। कहा बात ऐसी है कि पुराने ज़माने में जो ईरान था, ईरान के अंदर जब कोई बादशाह जो है वो मर जाता, ईरान का स्लोगन है लॉन्ग लिव द किंग, कि बादशाह भाई उसको लंबी ज़िंदगी मिले, अल्लाह उसको लंबी ज़िंदगी दे। तो जब एक बादशाह ईरान के अंदर मर जाता, एक एग्जांपल दी, तो उस टाइम पे क्या होता, 3 दिन तक नया बादशाह अपॉइंट ना होता, और ये इजाज़त होती लोगों को कि 3 दिन तक कोई लॉज नहीं है, कोई जो है रेगुलेशंस नहीं, जो दिल आपका करो, लूट मार करो, जैसे मर्जी करो, अस्मत दरी करो, छेड़ो, जैसे मर्जी आपका जो मर्जी करना करो, कोई पुलिस नहीं, कोई फोर्स नहीं, कोई आपको नहीं रोकेगा, क्योंकि बादशाह मर गया और नया बादशाह 3 दिन बाद अपॉइंट होगा। तो ये 3 दिन इतने गजबनाक होते कि स्टेट की सत्यानाश हो जाती। तो लोग फिर दुआ किया करते कि या खुदा इस बादशाह को जिंदा ही रखना। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था बादशाह मर गया तो 3 दिन उनके लिए तबाही के आ जाएंगे, तो अल्लाह करे बादशाह जिंदा ही रहे। तो ये स्लोगन आया कि भाई लॉन्ग लिव द किंग। तो ये एग्जाम्पल थॉमस हॉब्स साहब ने दी, इसलिए कहा कि बादशाह को जिंदा रहना चाहिए, उसके पास पावर होनी चाहिए। ठीक है। और सोवरेनिटी जो है वो स्टेट की होनी चाहिए, और वो फोर्स यूज़ कर सके लॉज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ये कुछ ख्यालात हैं थॉमस हॉब्स साहब के, जो कि बहुत से लोग आप में से इससे एग्री करेंगे और बहुत से डिसएग्री करेंगे, क्योंकि हकीकत में हमें नज़र आता है कि जो बातें थॉमस हॉब्स कह रहे हैं वो सोसाइटी के अंदर मौजूद हैं, खुदगर्जी मौजूद है, ईगोइज्म मौजूद है, और उनको काबू करने के लिए लॉज जो हैं वो उनको इन्फोर्स करना ज़रूरी है। आप देख लें क्या हो रहा है सोसाइटी के अंदर। आगे बात करते हैं पॉलिटिकल थॉट्स ऑफ जॉन लॉक। ठीक है जी, जॉन लॉक साहब की बात करते हैं कि जॉन लॉक जो हैं इनका पॉलिटिकल फ़लसफ़ा क्या था और सियासी सोच क्या थी, और ये क्या सोचते हैं स्टेट के बारे में, लॉज के बारे में, इनके क्या ख्यालात हैं। 1632 टू 1704 जो है ये इनका ड्यूरेशन है, पीरियड है। इंग्लैंड के फ़िलासफ़र थे, यानी कि ये भी इंग्लिश फ़िलासफ़र थे। और थॉमस हॉब्स का जो पीरियड है ये इनका पीरियड था, यानी कि दोनों हम असर थे। हम असर का मतलब ये होता है एक ही ज़माने में दोनों जो है वो मौजूद हों, कि थॉमस हॉब्स जो है वो भी इसी ज़माने में थे और जॉन लॉक भी इसी ज़माने में थे। और आपको अब यहाँ पे कुछ समझना है कि दोनों एक ही ज़माने के हैं, दोनों का जो टाइम पीरियड है, जो वक्त है वो सेम है, लेकिन जो दोनों के ख़यालात हैं वो किस हद तक मुख्तलिफ हैं। अब आपको यहाँ पे इसका कंपैरिजन करना है। ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आता है कि भाई थॉमस हॉब्स और जॉन लॉक की पॉलिटिकल फिलॉसफी में डिफरेंस क्या था, तो वो आपको पता होना चाहिए कि क्या इनके अंदर डिफरेंस था, मुख्तलिफ क्या था एक ही ज़माने में रहते हुए। तो फादर ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी ने कहा जाता है। अब आप अंदाज़ा कर लें कि थॉमस हॉब्स साहब जो हैं वो डंडे की बात करते हैं और ये प्यार मोहब्बत भाईचारे की बात करते हैं। कितना ज़्यादा तजाद है कि ये शख्स जो है ये कहता है भाई हुकूमत जो है वो लोगों की है। अब बेसिक एक थॉट आपको बता रहा हूँ कि हुकूमत किसकी है, लोगों की है, तो लोगों की सुनी जाए, लोगों को फॉलो किया जाए, लोग क्या कहते हैं ये देखा जाए। और थॉमस हॉब्स साहब क्या कहते हैं कि भाई लोगों को ना देखा जाए, हुक्मरान के पास अब डंडा है, वो डंडा इस्तेमाल करे और लोगों को सीधा करे कि भाई वो जो है ना आप गड़बड़ ना करें।
तो ये बिल्कुल अपोजिट है। और इसी वजह से क्या जी, लिबरल फ़लसफ़ा या लिबरल डेमोक्रेसी जो है उसका बानी कहा जाता है, कि आज़ाद जमहूरियत का बानी है, कि जमहूरियत का दाई था उस ज़माने के अंदर। तो क्योंकि उस ज़माने में अब जमहूरियत की बातें कम ही लोग किया करते थे, जब बादशाहत थी तो इस बंदे ने जमहूरियत की बात की। और अगर राइटिंग्स की बात करें तो फर्स्ट ट्रीटी ऑन गवर्नमेंट, यानी कि एक मुकाला लिखा गया गवर्नमेंट के ऊपर, हुकूमत कैसे काम करती है। सेकंड ट्रीटी ऑन गवर्नमेंट दूसरी लिखी इसके अंदर, कि भाई किस तरह से हुकूमत काम करती है। तो हुकूमत के काम करने के ऊपर जो है वो तनकीद की और उनको एक्सप्लेन किया कि हुकूमत को कैसे काम करना चाहिए। अगर बात करें एजुकेशन के थॉट्स की, कि एजुकेशन के थॉट्स क्या हैं, तो एजुकेशन के थॉट्स, एजुकेशन अब ओबियसली जब जमहूरियत है तो इसका मतलब ये है कि जमहूरियत में एजुकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिबरल डेमोक्रेसी जो है वो तभी आएगी जब लोग जो हैं वो पढ़े लिखे होंगे। जब लोग पढ़े लिखे हैं ही नहीं तो ऑब्वियसली वो जमहूरियत को नहीं समझ सकते। जैसे अयूब खान साहब कहा करते थे कि भाई ये जो अभी लोग हैं इतने मैच्योर नहीं हुए, तो इसी वजह से जो है मैं इलेक्शंस नहीं करवा रहा, डायरेक्ट इलेक्शंस, इनडायरेक्ट यानी बीडी सिस्टम हमने देखा उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था। तो इसका मतलब क्या है कि लोग मैच्योर तभी होंगे, डेमोक्रेसी तभी फ्लोरिश करेगी, तभी आगे बढ़ेगी जब क्या होगा, जब लोग पढ़े लिखे होंगे। लिबरल डेमोक्रेसी में लिबर्टी एंड लॉस की बात की कि भाई जो आज़ादी है वो कानून की आज़ादी होनी चाहिए और कानून के अंदर रहते हुए आज़ादी होनी चाहिए, और ऐसे कानून बनाने चाहिए जिसमें आज़ादी को इंश्योर किया जाए। क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन को देखा हुआ था, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन को देख के देखा कि भाई लोगों के, जब आप देखें क्या करते हैं जी, जब गज़ब हो जाता है, लोगों के हुकूक जो है गज़ब होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन की तरह के हालात पैदा होते हैं। जो फ्रांस के अंदर उस ज़माने में रेवोल्यूशन या उससे पहले के जो हालात थे उनको देखा हुआ था, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट पेश किया इन्होंने भी, यानी जॉन लॉक ने भी एक जो है वो मुआहदा पेश किया, एक सोसाइटी का मुआहदा जो है वो पेश किया कि किस तरह से एक मुआहदा होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको समझ आएगी कि इनके थॉट्स क्या थे। क्योंकि अब देखिए, अगर हम बात करें कंपैरिजन की कि भाई एक साइड पे थॉमस हॉब्स साहब हैं, दूसरी साइड पे जॉन लॉक हैं, तो इन दोनों के थॉट्स का डिफरेंस क्या है, फ़र्क क्या है। जैसे मैंने कहा कि एक लोगों की बात करता है, दूसरा हुक्मरान की बात करता है, एक लोगों को प्रेफर करता है, दूसरा हुक्मरान को प्रेफर करता है, एक कहता है लोगों से प्यार मोहब्बत करो, दूसरा कहता है लोगों को जो है ना डंडे से सीधा करो, उनकी ऐसी की तैसी, क्योंकि लोग बुरे हैं, और एक कहता है लोग बुरे नहीं, लोग बहुत अच्छे हैं। तो अब यहाँ पे हमें डिफरेंस जो है वो देखने को मिलेगा। अब स्टेट ऑफ नेचर की अगर बात की जाए, तो जैसे स्टेट ऑफ नेचर की बात की, तो जॉन लॉक के अकॉर्डिंगली स्टेट ऑफ नेचर बहुत अच्छी है, इंसान रहते थे वहाँ पे, सुकून से अमन से रहते थे, तो उनको जो है उनके अकॉर्डिंगली ही जो है वो ट्रीट किया जाए, कि वो लॉज उन्होंने अपने लिए बनाए, हुकूमत उन्होंने अपने लिए बनाई। अब यहाँ तक बात ठीक है कि हुकूमत लोगों ने खुद अपने लिए बनाई तो उन्हीं के लिए अजाब बन जाए, ये बात भी अच्छी नहीं। लॉज जो है वो कंट्रोल करने के लिए हैं। अब यहाँ पे ज़रा बात को समझना है कि एक ने कहा डंडे से कंट्रोल करने के लिए, दूसरे ने कहा लॉज जो है वो सिस्टम को रन करने के लिए, भाई कंट्रोल करने के लिए हरगिज़ नहीं है। अब थॉमस हॉब्स साहब क्या कहते हैं, लॉज जो हैं वो कंट्रोल करने के लिए हैं, लोगों को कानून कंट्रोल करने के लिए। और दूसरा क्या कहता है जी, कि जो कानून है वो एक सिस्टम को रन करने के लिए, ताकि लोग उसके बीच में एडजस्ट हों और रन कर सकें। यानी कि एक कहता है जी टू सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अब दो कैसे हैं, एक तो पीपल एंड स्टेट, यानी कि लोगों के बीच में और हुकूमत के बीच में, यानी देखिए यहाँ पे हुकूमत है और यहाँ पे ये लोग हैं। तो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हुकूमत के बीच में और लोगों के बीच में है, और दूसरा सोशल कॉन्ट्रैक्ट लोगों का लोगों के साथ है, आपस में है, कि वो आपसी इनका एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। दो तरह के सोशल कॉन्ट्रैक्ट नजर आते हैं। अब इसी तरह से फिर एक जगह पे जो है बात की जाती है फोर्स की, दूसरी जगह पे कोलैबोरेशन की बात की जाती है। थॉमस हॉब्स कहते हैं डंडे का इस्तेमाल करो खूब, जो है वो डंडा जब तक इस्तेमाल नहीं होगा, फोर्स नहीं होगी, यानी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, तब तक लोग सुधरेंगे नहीं, क्योंकि वो खुद गर्ज हैं। लेकिन जॉन लॉक क्या कहते हैं कि भाई कोलैबोरेशन से चला जाए, मिलजुल कर चला जाए, प्यार और भाईचारे से चला जाए। डेमोक्रेसी ऑब्वियसली ऐसे ही चलती है कि डेमोक्रेसी के अंदर लोगों को साथ लेके जाया जाता है, मारा नहीं जाता। लेकिन डिक्टेटरशिप के अंदर डंडे से हुकूमत की जाती है, डंडे से रूल जो है वो किया जाता है। फिर क्या कहा जी, जो सुप्रीम पावर है वो रिस्पॉन्सिबल है डेमोक्रेसी के अंदर। क्या कहा जी जॉन लॉक ने कि भाई जो सुप्रीम पावर है, जो हुक्मरान हैं, एक्चुअली में वही जो है वो जिम्मेदार हैं डेमोक्रेसी के अंदर, वही जवाबदेह हैं। जैसे कि नॉर्मली हम डिबेट्स देखते हैं, आजकल यही डिबेट्स हो रही हैं। और दूसरी साइड पे वो क्या कहते हैं जी कि सुप्रीम पावर जो है वो आंसरेबल बिल्कुल भी नहीं। लेविथियन के अंदर क्या कहते हैं थॉमस हॉब्स साहब कि भाई सुप्रीम पावर जो है वो बेख्तियार है, वो उसके पास अनलिमिटेड जो है पावर्स हैं, अनलिमिटेड पावर्स होने की वजह से जो है ना उसको कोई पूछ नहीं सकता, वो आंसरेबल नहीं है। जैसे कि जो है ना वो
डंडे की हुकूमत में होता है या बादशाहत में नॉर्मली होता है। बादशाहत में तो बादशाह कभी भी अकाउंटेबल नहीं होता, लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर तो अकाउंटेबल होता है, लोगों को जवाब देना पड़ता है। तो इसी वजह से अब दोनों के थॉट्स बिल्कुल डिफरेंट है। एक साइड पे लिमिटेड राइट्स एंड डेमोक्रेसी के अंदर जॉन लॉक क्या कहते हैं, लिमिटेड राइट्स हैं कि भाई जब हुक्मरान नहीं मानेगा तो लोगों को हक है कि वो उसको चेंज कर दें, ठीक है, यानी बदल दें उसको। अब ये हक तो है लोगों के पास। और दूसरी साइड पे क्या कहते हैं, अनलिमिटेड पावर्स हैं, इतनी पावर्स हैं, अनलिमिटेड पावर्स, जैसे दिल है इस्तेमाल करो भाई। अब बादशाह जो है, हुक्मरान जो है, तो हुक्मरान है तो वो लेवियथिन की पावर कैसे यूज़ करेगा, थॉमस हॉब्स के अकॉर्डिंगली उसके पास जो है वो इख्तियारात जो हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे। जब तक इख्तियारात अनलिमिटेड नहीं होंगे तब तक वो यूज़ ही नहीं कर सकता, और ख़ुद जो बादशाह है वो अकाउंटेबल भी नहीं होगा। तो इसका मतलब आपने ये देखा कि दोनों की जो पॉलिटिकल फ़िलॉसफीज़ हैं उनके अंदर कितना ज़्यादा डिफरेंस है, जॉन लॉक के अंदर और थॉमस हॉब्स के अंदर, कि दोनों जो है ना एक ही टाइम के हैं, लेकिन एक जो है वो बात करता है लिबर्टी की, डेमोक्रेसी की, दूसरा बात करता है जी वो डंडे की हुकूमत की, टायरनी की, डिक्टेटरशिप की बात करता है। दो मुख्तलिफ तरह के थॉट्स हमें देखने को मिलते हैं। अच्छा, थ्योरी ऑफ कंसेंट की बात करते हैं जॉन लॉक साहब के भाई जब हुकूमत है तो एक साइड पे हुकूमत है, एक साइड पे अवाम है, तो अब ये एक साइड एक्चुअली में नहीं, ठीक है, अब ये एक साइड नहीं है, ये मिल के बनाती है एक स्टेट। ये मिल के एक क्या बना रही है, एक स्टेट, एक रियासत बना रही है। तो जब ये एक रियासत है तो रियासत में लोग हैं, लोगों से मिलकर रियासत बनती है, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट में ये तय हुआ था, लोगों ने तय किया था, और लोगों ने एक दूसरे को बड़ा बनाया था कि भाई तुम जो हो एक ऊपर बैठ जाओ हुकूमत के तौर पे, और जो है वहाँ पे क्या करो जी, अपनी हुकूमत को इस्तेमाल करो, लॉज बनाओ, सिस्टम्स बनाओ। इसका मतलब ये एक हैं, ये एक कंसेंट है, एक म्यूचुअल जो है वो बाम में इश्तराक है, और बाम में इश्तराक के नतीजे के तौर पे एक हुकूमत आई हुई है, ऐसा नहीं कि ये वन मैन शो है। अच्छा, पीपल्स गवर्नमेंट है, लोगों की हुकूमत, ऑब्वियसली जब डेमोक्रेसी है तो पीपल्स गवर्नमेंट होगी, और नेचुरल राइट्स जो उनके हैं, जो कुदरती का उनके हुकूक हैं, उनको जो है वो, अब डेमोक्रेसी तो यही कहती है जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको आप गस्ब नहीं कर सकते, किसी की पैदाइश का हक, तालीम का हक, सेहत का हक, ये सारे के सारे जो फंडामेंटल या नेचुरल राइट्स हैं, एक बंदा पैदा होता है तो अपने साथ लेके आता है। देखिए, अब एक बंदा अगर अपनी सेहत के लिए जो है वो ख्याल कर रहा है, तो कहीं लॉ में अब लिखा हुआ तो लाजमी बात है, अगर लॉ नहीं लिखता या लॉ के अंदर नहीं लिखा हुआ कि भाई तुम अपनी सेहत का ख्याल कर रहे हो, तो क्या सेहत का ख्याल नहीं करेगा? ये तो नेचुरली लेके आया है। जिंदा रहने का हक है, ठीक है, लाइफ का। अब लाइफ का हक है तो किसी से पूछ क्यों रहेगा, जिंदा तो हो गया, इसका मतलब उसको लाइफ का हक तो दे दिया गया, नेचर की तरफ से दिया गया, अल्लाह की तरफ से दिया गया ना। अब तो बाय बर्थ जो उसके राइट्स हैं वो राइट्स हैं ही हैं, वो नेचुरल राइट्स हैं उसके। और रिलीजन वर्सेस स्टेट की अगर बात करें तो क्या कहा जी, रिलीजन जो है वो अंडर कंट्रोल होना चाहिए। अब यहाँ पे रिलीजन को डेमोक्रेसी के अंदर कंट्रोल करने की बात की, ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है, क्योंकि नॉर्मली जो डेमोक्रेसी है या जो जमहूरियत है, जमहूरियत में हम जानते हैं कि जो रिलीजन है उसको नॉर्मली वो स्टेट कंट्रोल नहीं होता, बहुत सी जगहों पे होता है, लेकिन बहुत सी जगहों पर रिलीजन जो है स्टेट कंट्रोल नहीं होता, आज़ाद होता है। तो यहाँ पे उनका रिलीजन जो है कंट्रोल में होना चाहिए, और लॉज जो है वो लोगों के लिए होने चाहिए और अकॉर्डिंग टू पीपल होने चाहिए। अब बात फिर वहीं पे आ जाती है कि भाई सोवरेनिटी जो है वो बिलोंग करती है लोगों से, हाकमियत आला लोगों से है, लोग सुप्रीम हैं, डेमोक्रेसी है, तो इसलिए लोगों के लिए सब कुछ होना चाहिए और लोगों को जो है वो प्रेफर किया जाना चाहिए। तो ये जॉन लॉक जो हैं, इनके पॉलिटिकल थॉट्स हमने देखे, और यहाँ पे इनको एंड करते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी पॉलिटिकल थॉट्स ऑफ जैन जैक रोसो की, कि जो रोसो थे इनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी जो है वो क्या थी, और ये क्या पॉलिटिकल थॉट्स रखते थे, और किस तरह के इनके ख्यालात थे सियासत के ऊपर या स्टेट के ऊपर। यानी सियासत के ऊपर क्या थे, स्टेट के ऊपर क्या थे, लॉज क्या थी, कि किस तरह के लॉज ये चाहते थे कि होने चाहिए, भाई उनकी बात करते हैं। अब इन्होंने एक बहुत ही फेमस इनका एक कोट है कि भाई मैन इज़ बर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज़ इन चेन, कि इंसान जो है वो अनफॉर्चुनेटली पैदा तो आज़ाद हुआ, लेकिन वो हर साइड से जो है वो बेड़ियों के अंदर है, कि इंसान जो है वो आज़ाद पैदा हुआ, लेकिन फिर भी जो है वो जंजीरों के अंदर, बेड़ियों के अंदर जो है वो जकड़ा हुआ है, और बेड़ियों में जकड़े होने की वजह से जो है ना वो इंसान कुछ भी नहीं कर पाता, कि वो हर साइड से। और हकीकत में यही है, कहीं पे फैमिली ने उसको पकड़ा हुआ है। अब आप अगर सोचें कि आप छोड़ के चले जाएं, कहाँ जाएंगे? आपकी एक फैमिली है, इसका मतलब आप फैमिली है तो आप बाउंड हैं, आपके बच्चे हैं तो आप बाउंड हैं, आप एक सोशल सिस्टम के अंदर हैं तो आप बाउंड है, एक स्टेट के अंदर हैं तो बाउंड हैं, हालांकि पैदा आप आज़ाद हुए हैं। तो बात तो हकीकत में सही कही। तो इससे अंदाज़ा हो रहा है कि रोसो साहब की जो थॉट्स हैं वो किस तरह के हो सकते हैं।
ये इनका टाइम पीरियड रहा। और जुनेवा के अंदर इनकी पैदाइश है, स्विट्ज़रलैंड के अंदर, यानी स्विट्ज़रलैंड में पैदा हुए। और एक वॉच मेकर यानी घड़ी साज जो हैं उसके बेटे थे। एक घड़ी साज जो घड़ियाँ बनाते हैं, आपको पता है स्विट्ज़रलैंड में घड़ियाँ जो हैं बहुत ज़्यादा फेमस हैं। ये जो आप घड़ियाँ देखते हैं जो लाखों रुपए की घड़ियाँ होती हैं, ठीक है, ये सारी की सारी स्विट्ज़रलैंड से बन के आती हैं। तो इस वजह से वहाँ पे ये इंडस्ट्री काफ़ी आ गया। तो उनके वालिद साहब भी यही काम करते थे। और अर्ली लाइफ की अगर इनकी बात करें तो टेक्निकल एजुकेशन ने दी गई कि भाई ये मुख्तलिफ काम करें, लेकिन जहाँ जहाँ पे उन्होंने काम किया, कहीं पे 6 माह काम किया, कहीं पे 1 साल काम किया और वहाँ से भाग गए। रोसू साहब भाग गए, यानी किसी एक काम में जो है दिल नहीं लगा, और ऊपर से इनका दिल जो है वो स्टडी का था, उस तरह के थॉट्स थे। तो ये टेक्निकल काम इस बंदे से होने भी नहीं थे, यानी एक टफ लाइफ जो है इस बंदे ने देखी। इसका मतलब टफ लाइफ देखी तो इसके पॉलिटिकल थॉट्स क्या होंगे लाइफ के बारे में, वो टफ ही होंगे, वो सख्त किस्म के ही हो सकते हैं, क्योंकि इस बंदे ने खुद जो है वो एक सख्त लाइफ जो है वो गुजारी है। यहाँ तक आप देखिए इसकी सख्त लाइफ में या गुर्बत का हाल देखिए कि किस तरह की गुर्बत थी कि 5 बच्चे थे, उनको जो है वो यतीम खाने में दाखिल करवाया गया और कहा कि इनका बाप जो है वो कोई नहीं है, इनका बाप मर चुका है, इसलिए आप इन्हें यतीम खाने में दाखिल करें। कि बाद में उस बंदे को दुख भी हुआ अपनी अगली लाइफ में जाके कि अपने बच्चों के साथ ये सलूक करना पड़ा रोसू को। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको बहुत ही कम्प्रीहेंसिवली जो है वो एक्सप्लेन किया। इससे पहले भी लोगों ने जो है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है मुआशरती मुआहदा जो है उसको एक्सप्लेन किया, लेकिन जिस तरह से मुआशरती मुआहदे को रोसू ने एक्सप्लेन किया किसी और ने एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि शायद बाकी फिलोसोफर्स की लाइफ इतनी टफ नहीं थी जितनी रोसू साहब की थी, इसीलिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट को उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है डिटेल में वो एक्सप्लेन किया। अच्छा, अपने फादरहुड के ऊपर जो है वो रिग्रेट हुआ कि भाई मैंने जो अपने बच्चों के साथ अच्छा नहीं किया जो उन्हें यतीम खाने में दाखिल करवाया था। स्टेट ऑफ नेचर की बात की कि जो स्टेट ऑफ नेचर है, जो कुदरती ज़माना था, कुदरती ज़माना जब सब जो है जंगलों में रहा करते थे, ना कोई कपड़ा ना कोई खाना पीना, जो मिलता जैसे मिलता, तो उस कुदरती ज़माने की बात की। जो कुदरती ज़माना था वो कुदरती ज़माना बहुत ज़्यादा पीसफुल था और सब के सब बराबर थे। यानी इससे हमें एक आइडिया हो रहा है कि जो स्टेट ऑफ नेचर थी, रोसो की जो स्टेट ऑफ नेचर थी, वो स्टेट ऑफ नेचर बहुत अच्छी थी, बहुत पीसफुल थी, लोगों की कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, अमन और सुकून के साथ जो है लोग रहते थे। और जितना उन्हें खाना चाहिए होता था उतना उन्हें फूड भी यानी मिलता, हर एक को उसके हिसाब से मिलता, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, खाने के ऊपर कुछ भी नहीं था, यानी बहुत ज़्यादा पीसफुल लाइफ थी। इसी वजह से रोसो जो है वो स्टेट ऑफ नेचर के बड़े दाई हैं कि भाई काश कि मैं दोबारा से स्टेट ऑफ नेचर में चला जाऊं और वहाँ पर रहूं, या वो होती तो बड़ा अच्छा होता, इस तरह के थॉट्स हैं। लेकिन फिर ये मानते हैं कि गड़बड़ कहाँ से स्टार्ट हुई, जो प्रॉपर्टी थी, जो जायदाद थी, उस जायदाद ने सत्यानाश कर दी। और आज हम देखते हैं कि वाकई में जायदाद ने ऐसा ही किया। इस्लाम भी कहता है जो जायदाद है वो फसाद की एक वजह है, ठीक है। तो जो जायदाद है, जो प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी ने बड़ी गड़बड़ कर दी। अब देखिए ये स्टेट ऑफ नेचर के अंदर लोग यहाँ पे मौजूद हैं कि यहाँ पे लोग रह रहे हैं, तो फिर एक बंदे के पास प्रॉपर्टी आ गई, उसकी प्रॉपर्टी, अब क्योंकि वहाँ पे तो उस ज़माने में प्रॉपर्टी कहाँ से आनी थी, कौन सा परचेज़ करना था, कि ये एक लैंड है, ठीक है, यहाँ पे लोग रह रहे हैं। तो एक बंदा आया, उसने क्या किया जी, यहाँ पे अपने लिए आलू टमाटर लगाए। अब यहाँ पे आलू टमाटर हैं तो उसने कहा यार थोड़े से ज़्यादा होने चाहिए आलू टमाटर, उसने यहाँ पे एक सर्कल मार दिया और कहा भाई ये एरिया मेरा है। दूसरे ने कहा ये मेरा है, तीसरे ने कहा ये मेरा है। अब यहाँ पे स्टेट खाली थी तो इसने कहा ये बंदा ये भी मेरा है। अब इसका मतलब ये जो इसने साथ अपनी लालच को इंक्रीज किया, ये जो लालच आई, उस लालच के नतीजे के तौर पे इसने क्या किया जी, इंक्रीज कर दिया अपनी नीड्स को। अब जब अपनी नीड्स को इंक्रीज किया तो यहां से गड़बड़ स्टार्ट हो गई, प्रॉपर्टी एक्वायर की, फिर कहा ये मेरा है, फिर इसने कहा अच्छा वो तुम्हारा है तो ये मेरा, ये प्रॉपर्टी मेरी। तो इससे क्या हुआ कि जब प्रॉपर्टी बढ़ी तो इनको फिर इसकी देखभाल के लिए लोग भी रखने पड़े। अब देखिए जब लोग रखने पड़े, अब लोग क्या थे, लोग थे गुलाम। इसका मतलब जब आपके नीचे कोई काम करते तो गुलाम हो जाता है। आपको ज़माने में गुलामी का कॉन्सेप्ट था, तो एक बंदे ने जिसके पास बड़ी प्रॉपर्टी थी उसने किसी आम छोटे मोटे बंदे को अपने पास गुलाम रख लिया, और इस तरह से क्या हुआ जी, एक सिस्टम डेवलप हो गया। क्या सिस्टम डेवलप हो गया जी, आका का और गुलाम का, कि एक साइड पे आका जी हैं जी जिनके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है, लैंड है, और दूसरी साइड पे गुलाम है जो इनकी ज़मीनों के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये जैसे आज भी आप देखें सिंध के अंदर ये बिल्कुल ऐसा ही कोई कल्चर हमें देखने को मिलता है कि वो लोग जो पीसेंट्स हैं, वो जो वहाँ मुजारीन हैं, वो नस्ल दर नस्ल मुजारीन है। अब उनका क्या कसूर है कि वो नस्ल दर नस्ल हैं, लेकिन बस वो जो आका पहले बन चुके हैं। तो ये इस तरह से, इसका मतलब जो प्राइवेट प्रॉपर्टी आई, इस प्राइवेट प्रॉपर्टी ने जो है वो सुकून बर्बाद किया, इस लालच ने एक्चुअली में जो है वो सब कुछ ख़राब कर दिया नेचर के अंदर, जो नेचर थी उस टाइम पे, ठीक है। ये मानना है रोसू का कि जो स्टेट ऑफ नेचर थी उसमें गड़बड़ जो है वो किससे हुई, वो प्रॉपर्टी से जो है वो सारी गड़बड़, जायदाद से गड़बड़ स्टार्ट हुई। फिर एजुकेशन के ऊपर बात की कि जो माँ है वो बच्चियों की जो है वो अच्छी उस्ताद है, और जो बाप है वो बच्चों का ज़्यादा अच्छा उस्ताद है। कि माँ, अब ज़ाहिरी बात है जो भी लाइफ के सीक्रेट्स हैं, जो सब कुछ है वो सारे का सारा माँ से ही सीख सकती हैं लड़कियाँ, और जो बाप है वो बच्चों को सिखा सकता है। गो कि आजकल हम देखते हैं कैसा
हमें देखने को नहीं मिलता। शायद फादर की साइड से तो हम देखें बहुत मुश्किल है कि बॉयज़ वहाँ पे बैठ के बातचीत करें, चले माँ तो हम मान लेते हैं। अच्छा, जनरल विल की बात करते हैं कि जनरल विल या सोशल कॉन्ट्रैक्ट का ही एक पार्ट है। जनरल विल जो है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट का एक पार्ट है। अब जनरल विल क्या है कि भाई हर एक जो है उसका एक स्टार्ट में जो है ना, अब कुछ भी नहीं है तो एक क्या है, एक विल है, उसकी एक ख्वाहिश है कि किस तरह से उसने जो यहाँ पे रहना है। तो उस जनरल विल ने जो है, ये जो जनरल विल थी इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, इसने लोगों को हिलाया, इसने रूसो के थॉट्स को ज़माने के सामने लाया और बहुत ज़्यादा जो है इनकलाब बर्पा किया। यानी लोगों की सोचें जो हैं रूसो ने बदली कि भाई ये किस तरह से जो है वो लोग सोचते हैं, क्या है जनरल विल, क्या दी कि भाई किस तरह से जो है एक स्पेसिफिक विल है कि लोग किस तरह से रहना चाहते हैं। इसका इम्पैक्ट पैदा हुआ। और इसका इम्पैक्ट क्या हुआ जनरल विल का कि यूएस का जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है, जो एक्ट है उनका, इसके अंदर ने शामिल किया गया। जो बिल ऑफ राइट्स है यूएस का, उसके अंदर जो है इस जनरल विल को शामिल किया गया। ठीक है, बिल्कुल इसके अंदर, यानी कि इसका मतलब इतना ज़्यादा इसका इम्पैक्ट था, तभी जो है इसको शामिल किया गया। अच्छा, अब जनरल विल क्या थी? जनरल विल जैसे मैंने कहा, जनरल विल सोशल कॉन्ट्रैक्ट ही है जो कि क्या है जी, लोगों के दरमियान है। कि लोगों के दरमियान क्या है, बिल्कुल वैसे ही है कि अब जब स्टेट ऑफ नेचर है तो स्टेट ऑफ नेचर में सब जंगली हैं, प्रॉपर्टी ने वहाँ पे ख़राबी कर दी। तो ऐसे में जो है फिर क्या हुआ कि ऐसे में लोगों ने जो है वो आपस में एक जनरल विल तय की कि भाई एक मुआहदा कर लिया सोशल कॉन्ट्रैक्ट का कि देखो भाई अब क्या होगा कि हुकूमत चलानी है। अब हमें क्या करना है, हुकूमत चलानी है तो हमें एक बंदे को बड़ा चुनना पड़ेगा। तो ये जो बंदा है ये स्टेट का हेड है, इसको हम मान लेते हैं कि ये सरबराह है। अब ये सरबराह क्या करेगा, इस पूरी की पूरी स्टेट को जो है, इस स्टेट को रन करेगा और उसके लिए लॉज बनाएगा और हम उन लॉज को जो है वो मानेंगे। अब ज़रा देखिए कि अब रूसो जो है वो दो चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले कहते हैं कि होना क्या चाहिए था, यानी कि होना क्या चाहिए था लेकिन हुआ क्या, होना क्या चाहिए था और हुआ क्या, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। अब कहा जी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट लोगों के बीच में है, पहली बात। दूसरा कहा कि गवर्नमेंट रन करेगी सिस्टम। फिर क्या हुआ कि वो गवर्नमेंट इंक्रीज हो गई। हुआ क्या, क्या कह रहे जी, हुआ क्या, होना क्या चाहिए था लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि गवर्नमेंट इंक्रीज हो गई। यानी अब ये जो एक बंदा था इसने अपने मुशीर रख लिए, वजीर रख लिए, अपने काम को नीचे करने के लिए इन मुशीरों वजीरों ने नीचे ब्यूरोक्रेट्स रख लिए। ठीक है कि भाई तुम CSS IAS करके आओ और यहाँ पे नीचे में नीचे काम करो। इन्होंने नीचे सेक्रेटरीज रख लिए, इनके नीचे फिर क्लर्क आ गए। तो ये पूरे का पूरा एक स्ट्रक्चर बन गया गवर्नमेंट का। ठीक है, DC का, कमिश्नर साहब का, ये पूरे का पूरा जब स्ट्रक्चर बना तो गवर्नमेंट जो है वो एक पूरे का पूरा इदारा बन गया, एक ताकत बन गई, एक फोर्स बन गई। अब रूसो के अकॉर्डिंगली अब जब ये फोर्स बन गई, हालांकि वो एक जो शख्स था जिसको चुना गया था कि तुम लोगों का ख्याल करो, अब उस एक शख्स ने क्या किया, पूरी एक फोर्स क्रिएट कर ली। और फोर्स क्रिएट करने के नतीजे के तौर पे उसने क्या किया जी, अपनी मोनोपोली स्टार्ट कर दी, यानी कि लोगों को स्लेव बना दिया, लोगों को हुकूमत ने गुलाम बना दिया। और कितनी शानदार बात एक्सप्लेन की, और हकीकत में ऐसा ही हुआ। ये जो रूसो साहब एक्सप्लेन कर रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि ये जो लोग थे जिन्होंने अपने लिए जो है वो एक बंदे को चुना था, उस बंदे ने स्टेट बनाई और स्टेट एक पूरा इदारा बन गया, ताकतवर इदारा। और इस स्टेट ने फिर इन लोगों को गुलाम बना दिया कि भाई अब ये लोग तो गुलाम हैं मेरे, अब इनके साथ उन्होंने ऐसा सलूक करना स्टार्ट कर दिया। अब तो चीज़ें चेंज हो चुकी है, डेमोक्रेसी है, लेकिन जिस टाइम की बात हो रही है उस टाइम वैसा ही था। इवन आज भी ऐसा ही है कि स्टेट अपने आप को जो है ना वो बालातर समझती है। कौन रिस्पॉन्सिबल है आज यहाँ पे? अच्छा, डिवीजन ऑफ पीपल क्या जी, लोगों की तकसीम है जी लेबर की। एक तो या तो वो जो है वो लेबर हैं, या फिर वो आर्मी के अंदर हैं, या फोर्सेस के अंदर हैं, फौज के अंदर हैं, या फिर रूलिंग क्लास है। तो ये तीन तरह की क्लासेस बन गई। अब ये इसी का सिलसिला आगे चल रहा है कि जब इस हुकूमत ने, ये जो हुकूमत हमने देखा पूरे का पूरा एक इदारा बन गई, इस इदारे ने क्या किया जी, इस इदारे ने लोगों को तकसीम कर दिया। एक साइड पे लेबर आ गई, यानी एक साइड पे मजदूर तबका आ गया, दूसरी साइड पे जो है उसने अपनी जो है फौज बना ली, फौजी आ गए। आज आप देख लें फौज के ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा तनकीद भी खैर होती है, फौज आ गई। और तीसरी साइड पे रूलिंग क्लास यानी हुक्मरान आ गए जी। अब ऊपर हुक्मरान बैठ गए और नीचे उन्होंने तकसीम कर दी इस तरह के लोगों की। अब इनको क्या राइट्स था कि भाई तुम लोग हुक्मरान बन के बैठो और इस तरह की तकसीम करो। कहा ये हुआ ऐसे, लेकिन होना कैसे चाहिए था, हुआ ये। अब होने की बात कर रहे हैं रूसो के, होना कैसे चाहिए था। होना ये चाहिए कि लिबर्टी ऑफ पीपल, कि लोगों की आज़ादी का ख्याल करना चाहिए। क्यों कि लोगों ने अपने लिए हुकूमत बनाई है, तो हुकूमत का काम क्या है, हुकूमत का काम है कि आज़ादी का ख्याल करे। किसकी? लोगों की आज़ादी का ख्याल करे। अगर नहीं करते तो गलत कर रहे हैं। फिर कहा जी कि अब यहाँ पे दो तरह की विल है। ठीक है, लोगों की आज़ादी के लिए दो तरह की विल है, एक है एक्चुअल विल, दूसरी है रियल विल। अब एक्चुअल विल क्या है जी, फॉर इट्स सेल्फ, यानी कि
एक एक्चुअल विल जो है वो लोगों की अपनी ज़ात के लिए है, जो अपने लिए वो सोचते हैं, अपनी ज़ात के हिसाब से उनके लिए क्या है। और दूसरी है रियल विल, जो सोशल है, जो सोसाइटी के लिए। अब देखिए एक्चुअल विल की अगर बात करें तो जैसे हमने कहा अपनी ज़ात के लिए जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, जो अखलाकी कदरें हैं, वो कुछ और हैं। ऐसा ही है, हमने अपने आप को बेहतर करना है, साथ में लेके चलना है, अच्छा जी, इज़्ज़त करनी है, एहतराम करनी है, अच्छी तरीके से बात करनी है, इल्म हासिल करना है, ये सारी चीज़ें अपने लिए हैं। लेकिन रियल विल क्या है, जो सोसाइटी के लिए है, जिसका काम जो है यानी मुआशरा, जिसका काम हुकूमत से है। तो जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का काम क्या होता है जी, रियल विल से होता है, यानी ये जो सोसाइटी है इससे होता है काम गवर्नमेंट का, क्योंकि गवर्नमेंट सोसाइटी के लिए चीज़ों को इंप्लीमेंट कर रही है, उसका ख्याल कर रही है। अब एक एक बंदे के लिए तो वो आके उसको तो फोर्स नहीं कर रही, या उसके लिए तो कुछ भी नहीं कर रही, ठीक है। तो उसका काम क्या होता है जी, रियल विल से। और दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। और इस तरह से फिर डिवीजन की, हुकूमत की, मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी की, भाई सबसे अच्छी फॉर्म तो है मोनार्की है, फिर एरिस्टोक्रेसी है, फिर डेमोक्रेसी है, इस तरह से इनकी तकसीम कर दी। तो ये जो है ना रोसो साहब के पॉलिटिकल थॉट्स थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट हैं, और हमें देखने को मिलता है कि इनकी भी जो थॉट्स हैं वो वाकई में सोसाइटी में हमें देखने को मिलते हैं कि ऐसे हैं। ओके जी, बात करते हैं जी पॉलिटिकल थॉट्स ऑफ मॉन्टेस्क्यू। और इनका जो ज़माना है जी वो है 1689 टू 1755, और फ्रांस से जो है वो इनका ताल्लुक़ है, ठीक है। तो देखते हैं जो मॉन्टेस्क्यू साहब हैं, इनकी जो पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी है वो क्या कहती है। पूरा नाम इनका बैरन डी मॉन्टेस्क्यू है। और सबसे पहले अगर बात की जाए तो ये एक वेल्दी फैमिली से इनका ताल्लुक था, यानी कि एक अमीर घराने से जो है वो इनका ताल्लुक था। तो अमीर घराने से था तो इसका मतलब जो है इनके लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो कुछ और रहे होंगे, किसी और तरह से रहे होंगे, क्योंकि इन्होंने गुर्बत जो है वो नहीं देखी, सिर्फ उसे फील किया होगा। अच्छा, वालिद साहब एक लॉयर थे, और मैक्सिमम आप जितना भी देख रहे हैं, जितने भी फिलोसफर्स को हम डिस्कस करते जा रहे हैं, उनका जो है उनके जो खुद अपना प्रोफेशन जो था, या फिर ख़ास करके जो उनके फादर का जो प्रोफेशन था वो हमें नज़र आता है लॉयर ही था। और अर्ली एजुकेशन काफ़ी अच्छी रही या बहुत अच्छी रही, क्योंकि एक अमीर फैमिली से ताल्लुक़ था तो ऑब्वियसली अच्छी ही रही होगी। और लेक्चरशिप जो है उससे आगाज़ किया अपनी ज़िंदगी का, यानी कि एक टीचर के तौर पे, एक उस्ताद के तौर पे जो है इन्होंने ज़िंदगी का आगाज़ किया। फिर पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट रहे 12 साल तक। तो आप अंदाज़ा करें इसका मतलब पॉलिटिक्स के अंदर जो है वो कितना ज़्यादा इन रहे, क्योंकि जब पार्लियामेंट के सदर रहे तो ऑब्वियसली फिर इन्होंने जो है पॉलिटिक्स को किस तरह से देखा होगा, और इनके पॉलिटिकल थाट्स उसी के अकॉर्डिंगली जो हैं वो होंगे। तो ये उस ज़माने में, अब देखिए, अब अगर बात की जाए फ्रांस के ज़माने की, जिस ज़माने में ये थे, तो ये एक एलीट क्लास का हिस्सा रहे हैं मॉन्टेस्क्यू, ठीक है। मॉन्टेस्क्यू एलीट क्लास का हिस्सा रहे, तो अब इनके थॉट्स क्या रहे और किस तरह के रहे, ये भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंटरेस्टिंग है। अब इनकी फ़िलासफ़ी की अगर बात की जाए तो स्टेट ऑफ नेचर में इन्होंने क्या कहा जी, कि जो एक स्टेट ऑफ नेचर थी या कुदरती ज़माना जो था, कुदरती ज़माने में लोग जो हैं उनके अंदर खौफ था। क्या कहा कि अनहैप्पी लाइफ थी और फियर था उसके अंदर, कि जो नेचर का ज़माना था, उस नेचर के ज़माने में जो लोग रहते थे उनके अंदर दो चीज़ें थी, एक तो खौफ था। अब खौफ होने की वजह से वो लोग जो है वो खुश नहीं थे, यानी कि गमगीन थे, गम था उनके अंदर। अब खौफ गम लेके आता है, ये नेचर के ज़माने की बात कर रहे हैं, क्योंकि लोग डरे हुए थे, एक दूसरे से डरते थे, हैवानों से डरते थे, बड़ी बड़ी चीज़ों से डरते थे उस ज़माने में। तो जो क्योंकि जंगलों के अंदर रहा करते थे, तो ऑब्वियसली इनकी बात अगर देखी जाए तो ये भी सच है, क्योंकि लोगों के अंदर हकीकत में खौफ था, क्योंकि लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे थे। तो मुश्किल ज़िंदगी गुजारने की वजह से उनके अंदर गम भी था और खौफ भी था, क्योंकि लॉज नहीं थे। उन्हें ये नहीं पता था कि भाई वो जो शिकार मार के लाएंगे तो वो उनके नसीब में होगा भी कि नहीं होगा, क्योंकि जो पावरफुल था वही सर्वाइव करता था। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन भी हम देखते हैं यही कहती है, तो जो पावरफुल है वही सर्वाइव करेगा, तो इस वजह से लोगों में खौफ है। अच्छा, इस ज़माने में फिर क्या हुआ, जब लोगों में खौफ था तो ह्यूमन नीड्स रिलेशन, तो जो लोग थे उन्हें ताल्लुकात की ज़रूरत पड़ी। अब ऑब्वियसली जब यहाँ पे खौफ है, इसको इससे खौफ, इसको इससे खौफ, या ख़ास करके आपस का खौफ कम, और जो जंगली हैवानात थे उनका खौफ ज़्यादा था। तो वो जो जंगली हैवानात थे उनके खौफ की वजह से इन्होंने क्या किया जी, आपस में ताल्लुकात बनाए, रिलेशंस बना लिए। रिलेशंस क्या बनाए कि दो लोग आपस में मिले, फैमिली बनी, दोस्त बने, उसके बाद जो उनकी फैमिली डेवलप हुई, जब फैमिली डेवलप हुई तो उनके आपस में रिलेशंस बने, एक फैमिली इधर एक फैमिली इधर, ये आपस में जो है वो स्टार्ट हो गए जी, हाँ भाई हम कज़न्स हैं, हम या हम जो भी हैं वट, इन्होंने आपस में रिलेशंस को डेवलप किया। अब वो जो रिलेशंस डेवलप किए वो क्यों डेवलप किए, अपने खौफ को और गम को ख़त्म करने के लिए। ऑब्वियसली ज़रूरत होती है हर एक को दूसरे की। तो नेचुरल लॉज जो थे कहा वो बेस्ट हैं, कुदरती जो कानून है, जो कुदरत के कानून है वो बेस्ट हैं, कि कुदरत के कानून क्यों, और उन्हीं को ही, जो इनका ये मानना है, उन्हीं नेचुरल लॉज जो हैं उन्हीं को इम्प्लीमेंट किया जाए आज के ज़माने में भी, तो वो बेहतर रहेंगे बजाय इसके कि आप उनको ऐसे लॉज रखें जो लॉज जो हैं वो इम्प्लीमेंट ना हो सके।
और अगर बात करें थॉट्स की, इनकी गवर्नमेंट के ऊपर के, हुकूमत के ऊपर इनके क्या थॉट्स थे, देखिए इनको आगे डिस्कस होती चली जाएंगी ये चीज़ें। तो कहा जी जो मोनार्की है वो लोगों की सपोर्ट से आती है, यानी कि अब देखिए बादशाहत को ये मान रहे हैं, मॉन्टेस्क्यू साहब क्या कहते हैं जी, बादशाहत को मानते हैं कि भाई बेस्ट फॉर्म कौन सी है बादशाहत की, वो जिसमें लोग सपोर्ट करें तो वो आए, क्योंकि इसमें ग्रेस है और ये एक मीडियम स्टेट के लिए है, यानी एक जो दरमियानी रियासत है उस दरमियानी रियासत के लिए क्या होगा, मोनार्की है, जहाँ पे लोग सपोर्ट करके बनाए, जैसे कि यूके के अंदर हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, ठीक है। अच्छा, दूसरी है डिस्पोटिज्म है या डिक्टेटरशिप जिसको हम कहते हैं, और ये इलीगल है क्योंकि ये फियर पे बनाई जाती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि बड़ी स्टेट के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि एक बहुत बड़ी अगर स्टेट है, बड़ी रियासत है, तो बड़ी रियासत को काबू किया जा सकता है ताकत से ही, क्योंकि अगर वहाँ ताकत का इस्तेमाल नहीं होगा और हर एक की राय लेना स्टार्ट कर देंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, वहाँ पे इतनी ज़्यादा वर्सटैलिटी आ जाएगी। और जो छोटी रियासत है वहाँ पे उसको आप जमहूरिया बनाएं, रिपब्लिक बनाएं, लोगों से पूछें, और वो अपनी गुडविल के ऊपर खड़ी होती है, जो छोटी छोटी रियासत है। तो उस लिहाज से अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान तो 6ठे नंबर पे है इसकी आबादी, तो इसका मतलब पाकिस्तान एक बिग स्टेट है। तो अकॉर्डिंग टू मॉन्टेस्क्यू अगर हम मान लें तो आज पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप जो है वो ज़्यादा कामयाब है, ना कि डेमोक्रेसी। तो चलें ये तो एक अलग डिबेट है, इनके अकॉर्डिंगली हमने बात की। और डेमोक्रेसी एंड एरिस्टोक्रेसी जो है उसका बताया कि भाई अब डेमोक्रेसी जो है वो भी ठीक है, एरिस्टोक्रेसी जो है अगर उसी में डेमोक्रेसी के अंदर ही ऐसी हो जिसके अंदर चंद लोग हुकूमत कर रहे हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। और जो हुक्मरान हैं उनके लिए तालीम जो है उसको भी बहुत अहम कहा कि भाई जो हुक्मरान है वो बग़ैर तालीम के नहीं होना चाहिए, कि हुक्मरान के पास या जितने भी रूलर्स हैं, जितने भी हुक्मरान हैं, जो जो जिस सीट के ऊपर बैठा हुआ है उनके पास एजुकेशन ज़रूर होनी चाहिए। अगर एजुकेशन नहीं होगी तो वो वहाँ पे फ़ाइट नहीं कर सकते अपनी पोजीशन के लिए, या प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व नहीं कर सकते जो उनको फेस करने पड़ेंगे। सेपरेशन ऑफ पावर की बात की, और इस बंदे ने बहुत ही डिटेल से जो है सेपरेशन ऑफ पावर की बात की, क्योंकि मॉन्टेस्क्यू को कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से बहुत ज़्यादा माना जाता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर भी। तो इन्होंने क्या किया जी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी जो है इनको अलग अलग किया कि भाई ये जो है वो एक दूसरे से सेपरेट होनी चाहिए, सरबराह जो है वो लेजिस्लेट से अलग हो और लेजिस्लेटिव जो है वो अदलिया से अलग हो, ये दोनों से अलग होने चाहिए। और लिबर्टी क्या कहा जी, लिबर्टी उतनी ही है जितनी कानून के अंदर है। कानून के अंदर से मुराद ये है कि एक शख्स है तो वो उस शख्स को उतनी आज़ादी है कि जब तक वो किसी दूसरे को नुकसान ना पहुंचाए, कि अगर वो किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाता है तो इसका मतलब क्या है कि अब अगर वो किसी दूसरे को नुकसान पहुंचा रहा है तो सिंपल उसकी लिबर्टी उसकी हद तक है, दूसरे की लिबर्टी भी वहाँ पे है, तो इसका मतलब दूसरे की लिबर्टी वहाँ पे चैलेंज हो रही है, तो ये लॉ, इसको हम लिबर्टी नहीं कहेंगे। तो आपकी हद तक जितनी लिबर्टी है आप उसको फुल इंजॉय करें, लेकिन लॉस के अंदर रहते हुए। फिर इसी तरह से कहा जी जो क्लाइमेट है, जो मौसम है या जो आबो हवा है, आबो हवा जो है वो लोगों की ज़िंदगी पर असरअंदाज होती है। आबो हवा कैसे असरअंदाज होती है, कहा जो जहाँ पे गर्म मौसम होता है या ज़्यादा गर्म मौसम होता है वहाँ के लोग ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं होते। जैसे अफ्रीका की मिसाल कि भाई अफ्रीका जो है वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पे तरक्की बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो लोग सुस्त होते हैं जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है। और पाकिस्तान इंडिया में भी गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे भी हम मान सकते हैं कि लोग सुस्त होते हैं। फिर कहा जहाँ पे अच्छी आबो हवा है वहाँ पे जैसे यूके है या यूरोपियन कंट्रीज़ है, वहाँ पे प्रोग्रेस इसीलिए है कि वहाँ पे उनका जो क्लाइमेट है वो उनको सपोर्ट करता है काम करने के लिए और उनको तंदुरुस्त रखता है। तो ये यानी कि क्लाइमेट के ऊपर ही बात की कि वो असर करता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पॉलिटिकल थॉट्स ऑफ इमैनुअल कांत की, कि भाई ये जो है ना इमैनुअल कांत साहब जो है इनके क्या ख्यालात थे और क्या जो है ये सोचते हैं पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी के ऊपर। अब इमैनुअल कांत जो हैं ये इनको ज़्यादा जो स्टडी किया जाता है फ़िलासफ़ी के अंदर किया जाता है, लेकिन पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी के अंदर थोड़ा कम ही इनको स्टडी किया जाता है, लेकिन फिर भी पॉलिटिकल थॉट्स तो इनके मौजूद हैं। ये एक जर्मन फ़िलासफ़र थे और इनकी जो अपनी सोच थी वो कुछ फ़िलासफ़र्स का मिक्सचर रही है, यानी कि कुछ मिक्स हो के जो है वो इनकी सोच बनी है। अपनी जो इंडिपेंडेंट थॉट्स थे हम कह सकते हैं कि वो बहुत कम हैं इनके इंडिपेंडेंट थॉट्स। अब कैसे, अब जो इनके थॉट्स हैं स्टेट के ऊपर कि रियासत कैसे होनी चाहिए वो रोसो के अकॉर्डिंगली है, कि जो रोसो ने रियासत के बारे में कहा उस तरह के ख्यालात जो हैं इनके हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुए रोसो से। और कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए ये मॉन्टेस्क्यू से इन्होंने सीखा, कि मॉन्टेस्क्यू साहब जो हैं उन्होंने इसको प्रमोट किया। तो इससे हमें ये आइडिया होता है कि भाई इनके जो थॉट्स हैं वो दूसरों से लिए हुए हैं। इसका मतलब ये है कि जो दूसरे जो फ़िलासफ़र्स हैं उन दूसरे फ़िलासफ़र्स जो हैं
उनके थॉट्स के ऊपर इनके जो थॉट्स हैं या जो इनके ख्यालात हैं वो बिल्ड हुए हैं सारे के सारे। तो कोई किससे मुतासिर, जैसे कि मैंने कहा कि अगर स्टेट के ऊपर ये रोसो से मुतासिर हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर मॉन्टेस्क्यू से, तो इसका मतलब मिक्स थॉट्स हैं। तो इसका मतलब ये एक ऐसी स्टेट बनाना चाहते हैं या गवर्नमेंट भी एक ऐसी चाहते हैं जो मिक्सड हो, यानी कि उसके अंदर अगर वो मोनार्की है, बादशाहत है, तो बादशाहत जो है उसके अंदर जो है वो एरिस्टोक्रेसी भी शामिल हो या उसके अंदर डेमोक्रेसी भी शामिल हो, ऐसी हो कि जिससे लोगों से पूछा जाए, आज़ादी हो, लोगों की मर्ज़ी से जो है वो चूज़ किया जाए बादशाह, अगर बादशाहत हो तो। ठीक है, यानी मिक्स गवर्नमेंट का मतलब ये है। फिर कहा जी अगर बात की जाए ह्यूमन फ्रीडम की, तो ह्यूमन फ्रीडम जो है, इंसानी आज़ादी, ये इंसान का एक वाहिद हक है जो पैदाइशी है। और ये भी बहुत शानदार बात की, पैदाइशी हक, कि इंसान अगर पैदाइशी तौर पे कोई हक लेके आया, कोई राइट लेके आया, तो वो क्या राइट है? वो राइट है कि वो आज़ाद हो, कि वो आज़ादी से, इसका मतलब आज़ाद है ना, आज़ादी से पैदा हुआ है, तो उसका मतलब ये उसका राइट किसी से मांगने की उसको ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो उसको पैदाइशी तौर पे उसके पास मौजूद है, इनेट राइट है उसका। और इनलाइटमेंट थिंकर जो है इनको माना जाता है, इसके अलावा इमैनुअल कांट साहब को। और क्यों? क्योंकि इनलाइटमेंट थिंकर का मतलब क्या है कि रोशन ख्याल, उस ज़माने का रोशन ख्याल एक फ़िलासफ़र है कि जो रोशन ख्याली से चीज़ों को देखता है, ना कि कंजर्वेटिव माइंड के साथ, ओपन माइंड के साथ। और रोशन ख्याली में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो नॉलेज होती है, यानी इल्म होता है, कि इल्म के हिसाब से देखा जाए कि लोग जो हैं उनको प्रेफर किया जाए। और इसी वजह से इनकी जो फ़िलासफ़ी है उसमें जो सोवरेनिटी है वो भी लोगों से ही है। सेल्फ रीजनिंग, यानी यहाँ पे इनलाइटमेंट का क्या मतलब हम लेंगे कि सेल्फ रीजनिंग, एक ऐसा बंदा ये उन लोगों को पसंद करता है, या फिर ऐसा बंदा होना चाहिए इनलाइटमेंट थिंकर जो कि सेल्फ रीजनिंग कर सके, खुद से चीज़ों को जांच सके कि भाई वो ठीक हैं या गलत हैं, यानी उनकी हकीकत जो है, चीज़ों की जो हकीकत है उनको देख सके। तो वो तभी देख सकेगा जब वो सेल्फ रीजनिंग कर सकेगा, जब वो खुद से क्वेश्चन कर सकेगा। इसका मतलब वो जब तक रोशन ख्याल नहीं होगा, जब तक इनलाइट नहीं होगा, तो हम ये कैसे सोच सकते हैं कि वो जो है वो सेल्फ रीजनिंग कर सकता है? ये तो पॉसिबल नहीं। सेल्फ रीजनिंग के लिए इल्म का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक जाहिल शख्स की अगर हम बात करें तो जाहिल शख्स क्या सेल्फ रीजनिंग कर सकता है? किसी ज़रूरत नहीं कर सकता। अपने एक लेवल पे कर सकता है, लेकिन ऑब्वियसली वो शख्स जो एक इल्म वाला है, अब वो तो और रीजनिंग करेगा, तो इसका मतलब ये नॉलेज को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, लिबर्टी, फ्रीडम को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको एक और क्लासिफिकेशन बताता चलूँ कि आप देखिए, एक बहुत ही मज़े की क्लासिफिकेशन है कि हमें अभी तक जो थॉट्स दिखाई दिए उनके अंदर हमें दो मुख्तलिफ तरह के थॉट्स दिखाई दिए। एक ने ये कहा कि इंसान को आज़ादी दी जाए, वो आज़ादी के हामी थे। दूसरों ने ये कहा कि इंसान को जो है ना वो ग़ुलाम रखा जाए या डंडे से उनके ऊपर जो है वो हुकूमत की जाए। अब वो लोग जो डंडे से हुकूमत करने को, आज भी आपको थॉट्स ऐसे ही मिलेंगे, डंडे से हुकूमत करने को प्रेफर करते हैं, ठीक है, वो लोग, उनकी जो आवाम है वो अपनी आवाम को जाहिल रखना चाहते हैं या वो अपनी आवाम को जाहिल समझते हैं इनके अकॉर्डिंगली, क्योंकि अवाम जब खुद इतनी लाइट है ही नहीं तो ऑब्वियसली उनके ऊपर डंडे से हुकूमत की जा सकती है, उनको स्लेव बनाया जा सकता है। लेकिन जहां बात होगी लिबर्टी की, आज़ादी की, डेमोक्रेसी की, तो इसका मतलब वहां पे इल्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अब लोग खुद अगर चुनेंगे अपनी हुकूमत को, खुद अपनी हुकूमत बनाएंगे, तो उसके लिए उनके पास नॉलेज तो होना चाहिए। अगर नॉलेज नहीं होगा तो वो नहीं जा सकते। तो इसका मतलब ये बहुत हमें एक बेसिक डिवीजन नज़र आ रही है कि जहाँ पे पढ़े लिखे लोगों के ऊपर अगर हुकूमत करनी है तो वहाँ पे लिबर्टी बड़ी ज़रूरी है, और जहाँ पे अगर अनपढ़ लोगों के ऊपर करनी है तो वहाँ डंडे की हुकूमत ही हो सकती है। ऑब्वियसली फिर वो तो लोग लड़ेंगे झगड़ेंगे। फिर कहा जी सोवरेनिटी जो है वो बिलोंग्स टू पीपल, कि जो हाकिमियत आला है, क्योंकि अब डेमोक्रेसी है, लिबर्टी है, तो वो लोगों से ही होगी। ऑब्वियसली जो लोग हैं वही जो है वो सुप्रीम पावर रखते हैं। तो इसका मतलब जो हुकूमत है वो लोगों की मर्ज़ी से आनी चाहिए, लोगों के लिए सर्व करनी चाहिए। और इसी के अंदर, इसी वजह से ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, यानी जो एक मुआशरती, हमने देखा था मुआहदा, जो हर फिलोसोफर ने एक्सप्लेन किया, कांत इसके बहुत ज़्यादा अगेंस्ट है। ये नहीं मानते कि भाई सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम की कोई चीज़ है, ये नहीं मानते कि नेचुरल ज़माना कोई इस तरह का था जिस ज़माने में सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ। इनका ये मानना है ऐसा कोई सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, वैसे ही लोग जो है ना हुक्मरान बन बैठे, वैसे ही ग़ुलाम बना बैठे लोगों को नीचे। तो एक्चुअली में ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए इनके अकॉर्डिंगली जो लोगों के बीच में है, ठीक है, यानी कि वो लोगों के बीच में होना चाहिए, लोग अपने लोगों के ऊपर हुकूमत करें उनकी इस्लाह के लिए, उनकी भलाई के लिए, ना कि जो है ना वो एक ऐसा सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो जो हुकूमत और अवाम के बीच में हो, जहाँ पे एक अपर एक लोअर, इस तरह का सिस्टम नहीं होना चाहिए, क्योंकि सोवरेनिटी जो है वो लोगों की है। कॉन्स्टिट्यूशनल वे ऑफ चेंज को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं, यानी कि रिवॉल्ट्स को, बगावत जो है इसको ये बिल्कुल पसंद नहीं करते कि कोई भी चेंज है तो वो जो है वो आइनी होनी चाहिए। आइनी तब्दीली, जिसको आज आप सुनते हैं पाकिस्तान के अंदर भी अक्सर जिक्र किया जाता है कि भाई मार्शल लॉ नहीं लगना चाहिए, मार्शल लॉ किसी मसले का सोल्यूशन नहीं है,
ठीक है। और सोल्यूशन क्या है कि भाई आप आईनी तरीके से जो है वो चेंज लेके आएँ असम्बली के अंदर बैठ के। मॉरल फ्रीडम होना चाहिए। मॉरल फ्रीडम यानी कि अखलाकी आज़ादी होनी चाहिए। मॉरल लॉज होने चाहिए मॉरल फ्रीडम को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये चीज़ें भी एक पढ़ी लिखी सोसाइटी से ही जो है वो डिमांड की जा सकती हैं। अगर सोसाइटी पढ़ी लिखी नहीं है तो वहाँ पे मॉरल लॉज क्या हो सकते हैं? अखलाकी कदरें पढ़ी लिखी सोसाइटी के अंदर ही होंगी, अखलाक उन्हीं के बेहतर होंगे। अब जहाँ पे पढ़ी लिखी सोसाइटी नहीं है तो वहाँ पे, अब मुझे बताएं पाकिस्तान के अंदर अगर 60% लोग जो हैं वो पढ़े लिखे नहीं, तो वहाँ पे मॉरल लॉज कैसे काम करेंगे? वहाँ पे क्या चोरी ख़त्म हो जाएगी? क्या वहाँ पे जो है ये जो आए रोज़ हम रेप के केसेस देखते हैं ख़त्म हो जाएंगे? ऐसा तो कुछ भी नहीं होगा। मॉरल फ्रीडम कैसे होगा? तो इसका मतलब मॉरल फ्रीडम वहीं पे पॉसिबल है जहाँ पे इल्म होगा। जब इल्म होगा तो मॉरल फ्रीडम होगा। तो लॉज वैसे ही जो है ना, नेचुरल लॉज ही सबसे बेस्ट हैं, क्योंकि नेचुरल लॉज जो हैं फिर वो खुद ही रोकेंगे हर एक को। लॉ एंड पनिशमेंट का सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। यानी पनिशमेंट किसके लिए होनी चाहिए? लॉ को ब्रेक करने वालों के लिए होनी चाहिए। सोशल फिलॉसफी क्या होनी चाहिए? कि दूसरों की हेल्प की जाए, दूसरों की मदद की जाए। जाहिर बात है जब सोशल लॉज होंगे या मॉरल लॉज होंगे तो इतना तो हर एक को एहसास होगा कि दूसरों की मदद करनी है, यानी एहसास हम जिसको कह सकते हैं, दूसरों का एहसास करना। प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट राइट्स होने चाहिए, और ये बाय बर्थ हैं कि भाई ये जो कैपिटलिज्म है, हम ये मान सकते हैं सरमायादारी को ये इसको प्रमोट कर रहे हैं। सरमायादारी को कांत जो है प्रमोट कर रहे हैं कि भाई हर एक का ये नेचुरल राइट है कि प्रॉपर्टी बना सके, और कॉन्ट्रैक्ट राइट्स हैं उसके कि भाई वो जो दिल है करे, जो उसका कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो कैपिटलिज्म है ये हकीकत में मौजूद है, ये इसका राइट है हर बंदे का इनके अकॉर्डिंगली। सेपरेशन ऑफ पावर के ऊपर बात की कि लेजिस्लेट और एग्जेक्टिव होने चाहिए, और लेजिस्लेट का काम एग्जेक्टिव में नहीं, एग्जेक्टिव का काम लेजिस्लेट के अंदर नहीं है। ह्यूमन नॉलेज जो है वो लिमिटेड है, इसलिए नॉलेज से परे भी चीज़ों को देखना चाहिए। इसी वजह से मैंने कहा कांत को फिलोसोफर ज़्यादा माना जाता है, पॉलिटिकल फिलोसोफर थोड़ा सा कम माना जाता है, क्योंकि कांत की फ़िलासफ़ी को जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया जाता है। तो वो जब हम फ़िलासफ़ी का कोई लेक्चर देखेंगे तो उसके अंदर हम बात करेंगे इनकी फ़िलासफ़ी की कि किस तरह की फ़िलासफ़ी थी। आगे बात करते हैं जी हमारे आज के पार्ट फर्स्ट के लास्ट फिलोसोफर के ऊपर, जो हैं जी जेरमी बेंथम साहब के। जेरमी बेंथम जो हैं इनके जो हैं वो पॉलिटिकल थॉट्स क्या थे, और इनका अगर बात की जाए 1748 से लेके 1832 तक का इनका टाइम था, और ये इंग्लिश फिलोसोफर थे, यानी यूके से ही इनका ताल्लुक था, और इनको बहुत ज़्यादा जो है वो माना जाता है इनकी थ्योरी ऑफ पनिशमेंट के ऊपर, ठीक है। यानी कि जो जस्टिस सिस्टम ये लाना चाहते थे उसके ऊपर माना जाता है कि भाई ये इन्होंने काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर काम किया। और दूसरा इनकी यूटिलिटेरियनिज्म के ऊपर की जो थ्योरी जो दी अफादियत की, उसके लिए बहुत ज़्यादा इनको फॉलो किया जाता है, ठीक है, जेरमी बेंथम साहब को। तो इनके जो फादर थे वो भी एक वकील थे। इन्होंने लॉ एंड इकनॉमिक्स को स्टडी किया, यानी कानून को और माशियात को जो है इन्होंने स्टडी किया, इसीलिए इनके ऊपर इन्होंने काम भी बहुत ज़्यादा किया। और क्रिटिकल एनालिसिस किया कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड का, कि दुनिया के मुख्तलिफ जो ममालिक थे उनके जो कानून हैं, उनके जो आइन हैं, उन आइनों का जो है इन्होंने क्रिटिकल एनालिसिस किया कि भाई कहाँ पे क्या चीज़ अच्छी है, क्या बुरी है और किस तरह होनी चाहिए। इसी वजह से बहुत से लोगों ने या बहुत से मुल्कों ने जो है इनसे अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनकी इस्लाह भी करवाई। और यहाँ तक कि क्योंकि ये यूटिलिटेरियनिज्म के मानी माने जाते हैं, इस वजह से इन्होंने अपनी डेड बॉडी जो है, अपनी जो मुर्दा जिस्म है उसको भी कहा कि भाई वो भी लोगों के इस्तेमाल में लाई जाए, और उससे भी जो जिसको फ़ायदा हासिल हो सकता है वो किया जाए, क्योंकि इनका मानना है कि मैक्सिमम गुड फॉर मैक्सिमम पीपल। अच्छा, डिक्लाइन ऑफ मॉरल वैल्यूज़, कि भाई ये जो सोसाइटी है ये आज इस नहज पे क्यों पहुंची है, क्योंकि जो मॉरल वैल्यूज़ हैं वो नीचे जा रही हैं इनके अकॉर्डिंगली, जेरमी बेंथम के अकॉर्डिंगली, कि भाई अगर आपने सोसाइटी को ऊपर लेके जाना है तो दूसरों की भलाई सोचो। जब आप दूसरों की भलाई सोचोगे तो उसका मतलब ये जो मॉरल डिक्लाइन है ये ख़त्म हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप दूसरों का सोचते हो, लेकिन नहीं सोच रहे, इसी वजह से डिक्लाइन हो रहा है, नीचे जा रही है चीज़। अच्छा, यूटिलिटेरियनिज्म के ऊपर बात की, नेचुरल राइट्स एंड लॉज के ऊपर बात की, कुदरती जो कानून हैं वो क्या हैं। अच्छा, फिर कहा जी कि कोई भी कुदरती कानून नहीं, नेचर की तरफ से कोई कानून नहीं है, यानी नेचर बगैर कानून के ही है। जो राइट्स हैं वो हम खुद बना रहे हैं, ठीक है, और जो लॉज हैं वो राइट्स के लिए ही हैं, हुकूक के लिए एक्चुअली में जो है वो लॉज बनाए जाते हैं या कवानीन बनाए जाते हैं इनके अकॉर्डिंगली। सुवरेनिटी के ऊपर बात की कि अनलिमिटेड पावर जो है ये उसके बड़े ज़्यादा जो है वो हामी हैं कि भाई हुक्मरान जो है उसके पास अनलिमिटेड पावर जो है वो होनी चाहिए, सॉवरन जो होना चाहिए, जो भी इंचार्ज है उसके पास इतनी पावर हो। क्यों पावर हो? क्योंकि वो लोगों को सज़ा दे सके, किसके बदले में? जब वो रिवॉल्ट करें, जब भी लोग बगावत करें तो उनको रोका जाए। अब जैसे आज के अगर हालात का देखा जाए तो माना जाए तो इमरान खान साहब को अनलिमिटेड पावर होनी चाहिए कि वो जो
पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं अपोजिशन की जो उनके खिलाफ हैं उनको रोक सकें इनके अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो ये उस ज़माने की उन्होंने बात की जिस ज़माने में अगर लोग रिवॉल्ट करते हैं तो उनको रोका जाए, क्योंकि बादशाह के पास पावर होगी तो तभी वो रोकेगा। और कहा कि हुकूमत का ये काम है कि वो एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करे, एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करे जहाँ पे जो है वो ग्रो किया जा सके, ठीक है, लोग जो है वहाँ पे वो ग्रो करें। और जो ड्यूटीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं कि ड्यूटीज़ एक तो पॉलिटिकल ड्यूटीज़ हैं, दूसरा रिलीजियस ड्यूटीज़ हैं, तीसरा मॉरल ड्यूटीज़ हैं। और जो राइट्स हैं, हुकूक, ठीक है, यानी कि फ़राइज़ तीन तरह के हैं, या तो सियासी फ़र्ज़ होगा या फिर जो है वो मज़हबी फ़र्ज़ होगा या फिर इखलाकी फ़र्ज़ होगा। और राइट्स जो हैं वो हुकूक भी दो तरह के हैं। अच्छा, एक लीगल राइट्स हैं, दूसरे मॉरल राइट्स हैं। एक कानूनी है और दूसरे वो जो हैं जो मॉरल वैल्यूज़ हैं हर एक की, एक सोसाइटी की, एक कस्टम की, एक रिलीजन की जो मॉरल वैल्यूज़ हैं वो हैं। यानी दो ड्यूटीज़ और राइट्स को एक्सप्लेन किया। फिर स्टेट की बात की कि डेमोक्रेसी है, ठीक है जी, और डेमोक्रेसी होनी चाहिए और उसके अंदर यूनिकैमरल लेजिस्लेशन होनी चाहिए, यानी यक ऐवानी मुकन्ना जो होती है वो होनी चाहिए। और लीडरशिप जो है वो अवेयर होनी चाहिए, या हम ये कह सकते हैं कि वो पढ़ी लिखी होनी चाहिए, उनके पास नॉलेज होना चाहिए, इल्म होना चाहिए। फ्री ट्रेड के ऊपर बहुत ज़्यादा बात की, यानी कि आज़ाद तिजारत जो है। अब आज़ाद तिजारत के ऊपर बात क्यों की, क्योंकि मैं कह चुका हूँ कि देखें ये एक लॉ के साथ साथ एक जो है वो इकोनॉमिस्ट भी थे, तो इसका मतलब इन्होंने इकॉनमी के ऊपर, मईशत के ऊपर जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा बातचीत की। इसी वजह से फ्री ट्रेड के ऊपर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लिखा भी, जहाँ तक लॉज के ऊपर लिखा वहीं पर इकनॉमिक के ऊपर भी लिखा। अच्छा, अब जो नेक्स्ट है इनका जस्टिस एंड पनिशमेंट के ऊपर, के इंसाफ का निज़ाम जो है उसके ऊपर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो बात की। और इंसाफ के निज़ाम के बारे में इनके जो थॉट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है दूसरे फ़िलासफ़र्स से। अच्छा, कहा कि जो अभी मौजूदा जो सिस्टम है, जो जस्टिस सिस्टम है, जो इंसाफ का निज़ाम है, उसके अंदर बहुत से फ्लॉज हैं, बहुत से उसके अंदर छूट हैं, बहुत सी ख़राबियाँ हैं उसके अंदर, ठीक है, वो ख़राबियों से भरपूर है इस टाइम का जो सिस्टम है, क्योंकि उसके अंदर फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। और हकीकत में आप देखें, ये तो उस टाइम पे इंग्लिश लॉज की बात कर रहे हैं, यानी इंग्लैंड के अंदर की बात कर रहे हैं, तो आप देखिए पाकिस्तान के अंदर भी आज क्या ऐसा है कि नहीं कि जो लॉज हैं वो सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, ताकतवर बच जाता है, मजलूम जो है वो वहीं पर कैद है। तो ये फॉर्मेलिटीज़ हैं, इसी वजह से इन्होंने क्या किया जी, और जो पावर है वो इन्फ्लुएंस करती है। और आज हम देख रहे हैं ये हकीकत में ऐसा ही है कि जो ताकतवर लोग हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं और उनकी मर्ज़ी की जो है वो हुकूमत चलती है और अपनी मर्ज़ी से हुकूमत चलाते हैं। इसी वजह से इन्होंने जो है वो ज्यूरी सिस्टम को बेस्ट कहा। ज्यूरी सिस्टम जिसमें जो है वो 3-4 जज बैठे हों या 25-30 जज जो हैं वो बैठे हुए हों और वो फैसला करे भाई किसी का भी, ताकि जो है वो कोई भी मैनिपुलेट ना कर सके, कोई भी जो है वो फॉर्मेलिटी के हिसाब से जो है लॉज को परचेज़ ना कर सके, अपनी पावर का इस्तेमाल ना कर सके, इन्फ्लुएंस ना कर सके। तो ज्यूरी सिस्टम को बेस्ट कहा। अच्छा, पनिशमेंट्स के ऊपर या सज़ा के ऊपर जो है इनकी ख़ास किस्म की थ्योरी मानी जाती है, और वो क्या है, इनका ख्याल है कि जो प्रिजनर्स हैं उनके भी राइट्स मौजूद हैं, यानी जो कैदी हैं जेलों के अंदर मौजूद, उनके हुकूक होने चाहिए, कैदियों के हुकूक। जैसे आपने देखा आजकल NGOs भी हैं जो NGOs कैदियों के हुकूक के ऊपर बात करती हैं कि भाई ऐसा नहीं, इसने क्राइम किया, इसको जेल में बंद कर दिया, अब ये शख्स जो है ना जेल में मज़ीद बड़ा क्रिमिनल बन के निकला, कि चोरी के जुर्म में पकड़ा गया था, पता चले जी बाहर निकले तो ये अब जो है ना कातिल बन चुका हो। तो हमारे तो पाकिस्तान के अंदर या गरीब मुल्कों के अंदर तो ऐसी ही जेलें हैं। तो कहा ऐसा जो है वो नहीं होना चाहिए, कि अगर एक बंदे ने बड़ा जुर्म किया है तो बड़े जुर्म की ज़्यादा सज़ा होनी चाहिए, ठीक है, और अगर छोटा जुर्म है तो छोटे जुर्म की जो है वो कम सज़ा होनी चाहिए। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि उनकी इस्लाह होनी चाहिए, ठीक है, मॉरल ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, यानी उनकी। अब अगर आपने किसी बंदे को सिर्फ सज़ा के लिए बंद कर दिया तो ये बात गलत है। आपने उसे बंद किया ताकि वो ये सीख सके कि उसने अगर चोरी की है तो ये गलत किया, ताकि वो नेक्स्ट टाइम ऐसा न करे। तो इसलिए आपने फिर क्या करना है, उसको मॉरल ट्रेनिंग देनी है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि बाहर के जितने भी कंट्रीज़ हैं वो इस टाइम पे इस जेरेमी बेंथम की फ़िलासफ़ी के ऊपर काम करते हैं, और वो वहाँ पर उन्होंने पूरा का पूरा एक साइकोलॉजिकल सिस्टम रखा हुआ है। वहाँ पर उनकी ट्रेनिंग्स होती हैं, सेशंस होते हैं कि किस तरह से कैदी जो है इसके अंदर क्या बुराई है, क्यों आई, ठीक है, यानी उसकी हिस्ट्री क्या है क्राइम्स की, और फिर उसको ट्रेन करते हैं, ठीक करने की कोशिश करते हैं। और फिर कहा कि अगर कोई बंदा ठीक हो रहा है, उसका बिहेवियर अच्छा है, तो उसकी सज़ा भी कम की जाए। तो यहाँ नहीं कि भाई बस जेल के अंदर ठोंस के छोड़ दो, अब वो जो भी वहाँ पे बड़े कैदी उसके साथ करते हैं। तो पनिशमेंट जो है वो सज़ा ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन छोटे की छोटी और बड़े की बड़ी सज़ा होनी चाहिए, और साथ में उनकी इस्लाह भी होनी चाहिए। इनकी जस्टिस के ऊपर इन्होंने बात की है, इन्होंने जो पनिशमेंट के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट बात की। अब सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात करते हैं यूटिलिटेरियनिज्म की, तो सबसे पहले अगर आप इस पिक्चर को देखिए तो ये कोई और नहीं है, ये जेरेमी बेंथम साहब ही हैं। और ये जेरेमी बेंथम का फेस है, क्योंकि मैं जैसे अब पीछे बता चुका हूँ कि इन्होंने कहा था कि भाई जो मेरी लाश है, इन्होंने अपनी लाश भी जो सुपुर्द कर दी थी कि भाई मेरी लाश से जो जो आप फ़ायदा ले सकते हैं वो लें, मेरी आंखें अगर किसी के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं तो वो दें, होंठ हो सकते हैं तो वो दें, यानी जो जो मेरा बॉडी पार्ट आप यूज़ कर सकते हो करें। तो इस वजह से इनकी लाश जो है उनको जो हुनूज कर लिया गया था, सेव कर लिया गया था।
तो उसमें क्या कहा जी, मैक्सिमम गुड फॉर मैक्सिमम पीपल, कि यूटिलिटेरियनिज्म क्या है, अफादियत क्या है, कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा, सिंपल, ठीक है, कि कम लोगों के लिए कम फायदा है तो ऐसा नहीं है, बल्कि ज़्यादा लोगों के लिए ज़्यादा फायदा है। और स्टेट को भी ऐसा ही काम करना चाहिए कि स्टेट को भी ज़्यादा लोगों के फायदे का सोचना चाहिए, कम लोगों के फायदे का नहीं सोचना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही है कि एक साइड पे अगर आपको 5 लोगों को बचाना है और एक साइड पे 2 लोगों को बचाना है, तो आप प्रेफर करें कि 5 लोगों को बचाएं, क्योंकि 5 लोग और उनकी फैमिलीज ज़्यादा हैं, 2 लोग उनकी फैमिलीज कम हैं। तो इसका मतलब ज़्यादा लोगों के लिए फ़ायदे का सोचना चाहिए, कम लोगों के लिए नहीं। तो इन्होंने कहा जो इंसान की ज़िंदगी है वो 2 तरह की उसमें चीज़ें मौजूद हैं, एक में पेन है और दूसरे में प्लेयर है, ठीक है। यानी कि पेन और प्लेयर का ताल्लुक क्या है इंसान की ज़िंदगी के साथ, कि खुशी और गम। हमेशा हम देखेंगे कि जो इंसान स्ट्रगल करता है, जेरमी बेंथम के अकॉर्डिंगली, कि जो भी स्ट्रगल करता है वो पेन और प्लेयर के लिए ही है, यानी कि वो खुशी हासिल करने के लिए करता है और पेन से निकलने के लिए करता है। एक बंदे को अगर दौलत चाहिए, ठीक है, दौलत क्यों चाहिए, क्योंकि वो अभी गरीब है अगर, तो गुर्बत में उसका जो है वो सर्वाइव करना मुश्किल है, उसके लिए दर्द है, गम है, तो उसको प्लेयर में बदलना चाहता है। एक बंदे को राहत चाहिए तो वो तकलीफ में है, तो इंसान की ज़िंदगी इन्हीं के गिर्द घूमती है। इसलिए कहा स्टेट को भी ऐसी जो है वो इन्वायरमेंट क्रिएट करनी चाहिए जहाँ पे पेन और प्लेयर का ख्याल किया जा सके, यानी कि प्लेयर पैदा किया जाए, पेन को कम किया जाए। स्टेट का ये काम है, ये यूटिलिटेरियनिज्म के अंदर। और फिर पेन की 11 जो है वो काइंड्स इन्होंने एक्सप्लेन की कि भाई 11 तरह का जो है वो पेन हो सकता है। जैसे बैड मेमोरी भी एक है, होप है, जैसे कि उम्मीद जो है, उम्मीद भी एक जो है वो दुख है, क्योंकि जब उम्मीद टूटेगी तो आपको दर्द होगा। एक्सपेक्टेशन जो है किसी से, फिर बात वही है कि एक्सपेक्टेशंस हर्ट करती हैं बंदे को, जब पूरी नहीं होंगी तो ये पेन है। और फिर इसी तरह से खुशी जो है उसकी 15 जो है वो इकसाम बयान की, कि दौलत जो है वो खुशी है, स्किल्स, आपके पास हुनर है तो खुशी है, रिप्यूट, आपकी जो इज्जत है, पावर है, ये सारी की सारी जो है ये प्लेयर देती हैं, आपको खुशियाँ देती हैं, फ़ायदा देती हैं, आपकी लाइफ को आगे लेके जाती हैं। पेन आपको पीछे लेके जाता है और प्लेयर आपको आगे लेके जाता है, सिंपल। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो आइन हो किसी भी मुल्क का, वो आइन इनको पेन और प्लेयर को सामने रख के बनाया जाए, यानी कि ऐसा आइन हो जो प्लेयर को इंक्रीज करे और पेन को कम करे। ये कहा इन्होंने। फ्लेक्सिबल लॉज होने चाहिए जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज भी हो सके, यानी उनके अंदर जो है तब्दीली होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं आपने लॉज बना दिए और टाइम की डिमांड कुछ और है, तो अब आप कैसे उसको जो है ना वो करेंगे, मैनेज करेंगे। तो इसलिए आप जो है उनको इतना फ्लेक्सिबल बनाएं कि वो चेंज हो सके। सोसाइटी के लिए काम करना चाहिए, क्या सोसाइटी के पेन और प्लेयर के लिए काम करना चाहिए, यानी उनको प्लेयर देना चाहिए, ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट हो, उनका जो दर्द है, जो पेन है, उसको कम करना चाहिए, जो रीजंस हैं उनको कम करना चाहिए। ह्यूमैनिटी की हेल्प करनी चाहिए और मॉरल वैल्यूज़ जो हैं उनके ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि यूटिलिटेरियनिज्म है तो ऑब्वियसली दूसरों के लिए काम है। और गवर्नमेंट का काम क्या है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भलाई के लिए काम कर सके। और एट द एंड मैं आपको यहाँ पे यूटिलिटेरियनिज्म की एक छोटी सी एग्जांपल दे दूँ कि इसकी एग्जांपल क्या है। कि देखिए एक डॉक्टर है अगर, ठीक है, तो एक डॉक्टर के पास पेशेंट आता है, वो बैठा हुआ है जी, तो उसके पास एक पेशेंट आता है, वो पेशेंट कहता है जी डॉक्टर साहब मुझे कैंसर है, ठीक है, तो मेरा कोई इलाज है? तो डॉक्टर से कहता है हाँ इलाज तो है, लेकिन ज़्यादा चांसेस यानी 80% चांसेस ये हैं कि आप मर जाएं, क्योंकि कैंसर का इलाज इतना ज़्यादा हम जानते हैं नहीं पॉसिबल, तो आप मर जाएं, ठीक है, 80% चांसेस हैं एक डॉक्टर के पास। तो कहता है अच्छा जी ठीक है। अब वहीं पर डॉक्टर के पास एक मरीज़ और आता है और वो मरीज़ आके कहता है जी डॉक्टर साहब मुझे जो है वो हार्ट, मेरे दिल का प्रॉब्लम है, तो मुझे दिल जो है वो ट्रांसप्लांट करवाना है। वहीं पे एक और मरीज़ आता है तो वो किडनीज़ का प्रॉब्लम बताता है, ठीक है, और वहीं पे कोई और आता है तो वो बताता है जी मेरी आंखों का मसला है, मुझे एक आंख चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये भी बच सकता है, ये भी बच सकता है, ये भी बच सकता है, लेकिन ये बच नहीं सकता। तो यूटिलिटेरियनिज्म क्या कहती है जेरमी बेंथम के अकॉर्डिंगली कि आप क्या करें डॉक्टर साहब, इस बंदे को काबू करें, इस बंदे को काबू करके इसको मार दें, क्योंकि इसने बचना तो है नहीं। तो क्या करें कि इसका दिल जो है इसको लगा दें, इसकी जो किडनीज हैं वो इधर ट्रांसप्लांट करें और इसकी जो आंखें हैं वो इस बंदे को दे दें। इसका मतलब आपने एक को जो है वो ज़ाया कर दिया, एक को मार दिया, लेकिन उसके बदले में आपने 3 लोगों को जो है वो नई लाइफ दे दी, उनकी तकलीफ दूर कर दी। तो मैक्सिमम गुड फॉर मैक्सिमम पीपल, ये अजीब है लेकिन हकीकत में ये फिलॉसफी इन्होंने ही दी, जेरमी बेंथम साहब ने, किसी के ऊपर इनकी फिलॉसफी बेस करती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो काफ़ी लंबा लेक्चर हो चुका है। पार्ट फर्स्ट जो है उसको हम यहाँ पे एंड करते हैं और पार्ट सेकंड जो है उसके अंदर हम मज़ीद जो 10 फिलोसोफर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट फिलोसोफर्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे पार्ट सेकंड के अंदर। तो यहाँ पे एट द एंड मैं आपको फिर बताता चलूँ कि एक लॉन्ग लेक्चर जब रिकॉर्ड किया जाता है तो उसके अंदर एक फ़्लो होता है थॉट्स का, एक ख्यालात जो है फ़्लो के साथ आ रहे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि कुछ ना कुछ जो है वो बातें आगे पीछे हों या मिस्टेक्स हों। तो आप प्लीज़ उनको जो है वो मेंशन ज़रूर किया करें कमेंट्स में, लेकिन पॉजिटिवली ना कि नेगेटिवली, ठीक है। एंड एट द एंड जो है वो थैंक यू सो मच।